सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज की यूनिट 3। मतलब एक और यूनिट लेकर आ चुका हूँ। अब तक हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। और अगर आपने अभी तक वो यूनिट नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे यूनिट 3 का कंप्लीट सिलेबस, जो कि ये है हमारा कंप्लीट सिलेबस। और हम देखेंगे जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं पिछले 3 साल के, सबको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो इस यूनिट के अंदर जो हमारे पीवाईक्यूज आते हैं वो डायरेक्टली एक टॉपिक से नहीं आते। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि 2-3 टॉपिक्स को मिलाकर एक पीवाईक्यू बन रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होगा कि हम उस टॉपिक के बाद पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, हम 2-3 टॉपिक खत्म होने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चिंता मत करना, ये सारे टॉपिक्स हैं और इसके अंदर हम वुमेन्स मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे आपको पता होगा सत्याग्रह मूवमेंट, ये सब जो हमारे मूवमेंट थे, चोरी चोरा, ठीक है, ये सारे हमारे जो मूवमेंट होते थे ये सब क्या होते थे? ये सब हमारे कुछ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज होते थे, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे, या फिर अपनी मांगों को कबूल करवाने के लिए लोगों से कुछ बातें करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हम किसके अंदर आती हैं? मूवमेंट के अंदर आती हैं। तो ऐसे ही जो वुमेन्स के राइट्स थे, वुमेन्स के लिए जो इक्वेलिटी थी वो नहीं मिल रही थी, इस वजह से वहां पर बहुत सारे मूवमेंट हुए थे पहले के टाइम पे। ठीक है, वही सारे मूवमेंट को पढ़ेंगे, कौन कौन से इसमें से हीरोज थे जिन्होंने इनको स्टार्ट किया, जिन्होंने वुमेन्स को इक्वेलिटी दिलवाई, डिस्क्रिमिनेशन से उन्हें दूर करवाया। वही सब आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी यूनिट है और काफी बहुत थोड़ी सी लेंदी यूनिट है। ठीक है, और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 3 हमारी फोकस करती है कि हाउ वुमेन्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। कैसे उन्होंने अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग वुमेन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अत्याचार जो है वो झेल रही थी। ठीक है, बट सारी वुमेन्स ने कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज किया सारी कंट्रीज में या फिर इंडिया में, टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड लैक ऑफ राइट्स। जो उनके पास राइट्स नहीं थे उनके लिए कैसे उन्होंने फाइट की। और ये जो है ना वुमेन्स मूवमेंट, इससे आपको समझ आएगा कि अगर आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो आप कैसे मूवमेंट कर सकते हो, कैसे अगेंस्ट लड़ सकते हो उन सब चीजों के। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू यूनिट 3 सबसे पहले देखते हैं। तो वुमेन मूवमेंट्स है क्या? तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो बहुत सारी वुमेन्स जो हैं वो एक साथ आई और उन्होंने इनजस्टिस और डिमांड करी इक्वालिटी की। ठीक है, मतलब कि इनजस्टिस के खिलाफ उन्होंने फाइट किया और इक्वालिटी की डिमांड करी एक साथ आके। ठीक है, मूवमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट होते हैं किसी चीज के अगेंस्ट, लीगल बैटल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्ट के अंदर भी केसेस होते हैं। ठीक है, और जितने भी मूवमेंट होते हैं उनको रिफॉर्म भी किया जाता है। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो है अवेयरनेस के लिए होते हैं, सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज होती हैं, तो इतना सारा चीजें होती हैं मूवमेंट के अंदर। ठीक है, इन सबको मिलाकर एक टर्म दे दी जाती है मूवमेंट। ठीक है, अब ये स्टार्ट क्यों हुआ था? आप सबको पता है स्टार्ट इसके लिए हुआ था। देखो, तुरंत ही स्टार्ट नहीं हो गया था। यहाँ पर ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जब बहुत टाइम से, मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम से, जब वुमेन्स जो हैं वो इनइक्वालिटी, ऑपरेशंस और डिस्क्रिमिनेशन इन सबको झेल रही थी। ऑपरेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि वुमेन्स को दबाया जा रहा था, वुमेन्स को मतलब कि जो राइट थे वो नहीं मिल रहे थे, और उनको एक के बाद एक जो है बर्डन झेलना पड़ रहा था। ठीक है, अब अगर वुमेन्स घर पे काम कर रही थी तो उनकी कोई क्या बोलते हैं, उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, उन्हें पे नहीं करता कोई। बाहर जाके जब काम कर रही थी तो उन्हें जो है लो वेज पे रख रहे थे लोग। ठीक है, मतलब कि जो मैन है उनको ज्यादा पैसे मिलते थे और जो वुमेन्स है उनको कम पैसे मिलते थे। तो ये सब चीजें जब झेली उन्होंने, तब उनके मन में आया, उन्होंने जब पढ़ा तो उन्हें समझ में आया कि भाई हमें मूवमेंट करना चाहिए, हमें मैन के इक्वल अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पैसे भी इक्वल मिलने चाहिए। ठीक है, और रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए हमारे वर्क काम को। ठीक है, तो ये सारे चीजें थी, ये सब आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, जो मैन और वुमेन के बीच में थी बहुत ज्यादा थी। जेंडर ऑपरेशन, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कर दी थी मोबिलिटी पे, भाई घर से बाहर भी निकल सकते। उनके बिहेवियर पे कितना वो बोलेंगी, कितना मतलब कि वो पर्दा करेंगी, वो सारी चीजें। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, अगर थोड़ा सा भी उन्होंने घर में गलत बोल दिया, मारपीट चालू। ठीक है, और बहुत छोटी एज पे मैरिज कर दी जाती थी। देखो, बात करते हैं कि एक चाइल्ड मैरिज होती है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज में क्या होता है भाई, जो मैन है वो भी छोटा होता है, जो वुमेन है वो भी छोटी होती है, बच्चे बच्चे की शादी कर देते हैं। ठीक है, अर्ली मैरिज वुमेन की करी जाती थी, जो मैन होते थे वो चौथे चौथे साल के, 35-35 साल के। ठीक है, लड़कियां 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, ये अर्ली मैरिज के अंदर तो लड़कियों के साथ इतना ज्यादा गलत हो रहा था। ठीक है, लैक ऑफ राइट्स, बिल्कुल राइट नहीं थे उनके पास कोई भी, ना तो वोटिंग का राइट, ना तो एजुकेशन का राइट, कुछ भी राइट नहीं था। ठीक है, ना स्पीच का भी राइट नहीं था। ठीक है, डिनाइल ऑफ एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स। अब
प्रॉपर्टी राइट तो वुमेन्स को मिलता ही नहीं है, ठीक है? मतलब कि ना तो उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिल रही है, बोल देते हैं आप मैन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो। सोशल एंड लीगल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, जैसे कि हमारा सती जो जहाँ पर जो मैन अगर मर जाता है, किसी विडो हो जाती है कोई औरत, तो वो उसकी चिता पर जल जाती थी, सती का मतलब चाइल्ड मैरिज, डोरी, ठीक है? दहेज वगैरह ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की वजह से जब इन सब चीज़ों से झेला वुमेन ने तो वुमेन मूवमेंट हुआ, ठीक है? वुमेन मूवमेंट हुआ। अब हमारा पीवाईक्यू क्या है इसे, हाउ जेंडर इनइक्वालिटी एंड जेंडर ऑपरेशन हैज गिवन बर्थ टू वुमेन्स मूवमेंट। देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, बट जो जेंडर इनइक्वालिटी मतलब कि मैन और वुमेन के बीच में डिफरेंस, ठीक है, करना, और ऑपरेशन, जेंडर ऑपरेशन, ठीक है, इन दोनों क्यों इतने बड़े रीजन है जैसे कि वुमेन्स मूवमेंट आया, वुमेन वुमेन मूवमेंट को बर्थ मिला, ठीक है। सो जेंडर इनइक्वालिटी जो और जेंडर ऑपरेशन जो है वो फाउंडेशन है इन सब चीजों के पीछे, ठीक है। सो this unequal social structure created an environment where women were treated as a secondary citizen. कभी भी उनको प्राइमरी या फिर इक्वल नहीं माना गया मेंस के, ठीक है। सो वुमन ने वर सिस्टमेटिकली डिनाइड बेसिक राइट्स सच एज वोटिंग, ओनिंग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, एक्सेसिंग एजुकेशन, ये सारी चीजें मतलब वुमेन्स को नहीं मिलती थी, वो भी सिस्टमेटिकली, मतलब कि एक बंदे नहीं, हाँ, पूरे देश में, पूरी कंट्री में किसी को नहीं मिल रही है, पूरी मतलब कि अलग अलग कंट्रीज में कहीं नहीं मिल रही थी, ठीक है। देयर वर्क इनसाइड द हाउस होल्ड रिमेन इनविजिबल एंड अंडर वैल्यू, ठीक है। उनके जो हाउस होल्ड का वर्क था, जो घर में वो बच्चों को बड़ा कर रही हैं, जो घर का काम कर रही हैं, साफ सफाई का, खाना बनाने का, उसको बिल्कुल इनविजिबल कर दिया जाता था, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती थी, ठीक है। और उनको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मिलती थी, उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, तो भाई वो पूरी की पूरी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली किस पे डिपेंडेंट हो जाती थी, मैन पे डिपेंडेंट हो जाती थी, ठीक है। और इनइक्वालिटी के साथ साथ वुमेन्स जो हैं जेंडर ऑपरेशंस का भी बहुत ज़्यादा शिकार थी, जैसे कि सोशल नॉर्म्स, पैट्रियार्कल कंट्रोल, जैसे कि पहले से बना दिए गए थे, सती, जैसे कि सती है, ठीक है, कि भाई अगर कोई विडो है तो वो शादी नहीं कर सकती, ठीक है, वापस वो मैन के साथ मरी जाएगी, ठीक है, वो भाई कुछ नहीं, मतलब कि मैन है तो उसकी उसकी कुछ सुनवाई भी है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। This oppressive practices reinforce the idea that women role with limited to the domestic sphere, ठीक है। उन्होंने भाई दिखा दिया कि जो डोमेस्टिक स्पीयर है ना, जो आपका प्राइवेट स्पीयर है, जो आपका घर है, उसी के अंदर वुमेन्स का रोल है, बाहर बिल्कुल भी वुमेन्स का रोल नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है, पॉलिटिकल में नहीं जाएगा। एज वुमेन बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर अनइक्वल पोजिशन, अब इस सब चीजों की वजह से वुमेन्स थोड़ा अवेयर हो गई कि भाई हमारी कोई पोजीशन इक्वली नहीं है मैन के सामने, ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था ना, उस टाइम पे जब वुमेन्स ने बाहर जाके इंडस्ट्रीज में काम किया था, तो उन्हें पैसे भी कम मिलते थे, उन्हें ज्यादा काम, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ज्यादा काम भी करना पड़ता था। तो उन वो अवेयर हुई कि भाई मैन जब मेरे जितना काम कर रहे हैं, जितना मैं कर रही हूँ उतना ही काम कर रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं उतने पैसे मिल रहे हैं जितने मैन को मिल रहे हैं। तो फिर इस वजह से जो एक लिबरल आइडिया है, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, वो स्टार्ट हुई, वो स्प्रेड हुई, ठीक है। सो ग्लोबल डिसीजन लिए गए, ह्यूमन राइट्स फर्दर एनकरेज वुमेन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, ठीक है। बहुत सारे बाहर से कंट्रीज से भी लोगों ने आवाज उठाई, जब जाके ये जो वुमेन मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हुए, ठीक है। वो भी आगे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सेकंड अब फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया कि है क्या भाई वुमेन मूवमेंट्स है क्या, आपको समझ में आ गया कैसे स्टार्ट हुआ, और दो हमारे मेन रीजन थे, जेंडर इनइक्वालिटी एंड जेंडर ऑपरेशन, ठीक है। तो ये दोनों आपको क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब अब मैंने अभी आपको बताया था ना, जब मेन रीजन था वुमेन मूवमेंट्स का कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो वुमेन्स आई, ठीक है, तो कैसे वो अवेयर हुई अपनी अनइक्वल पोजीशन के लिए। तो क्या कंडीशन थी सोशियो इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक क्या कंडीशन थी वुमेन्स की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे। सो देखो लेट 18th और अर्ली 19 मतलब कि 1880 से लेकर 1920 इतना समझ लो, इतने में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो उसने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया था सोसाइटी का, ठीक है। इट शिफ्ट वर्क होम्स एंड फील्ड टू फैक्ट्रीज, जो भी लोग घर में काम करते थे, अपने खेतों में काम करते थे, वो सब शिफ्ट हो गया था फैक्ट्रीज के लिए। अब फैक्ट्रीज में लोग काम करने लग गए थे, ठीक है। ऑल थ्रू इट बाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो आई थी, वुमेन्स कंडीशन बिकम मोर डिफिकल्ट, बट वुमेन्स की जो कंडीशन थी ना वो मोर डिफिकल्ट हो गई, क्यों? क्योंकि उन पे डबल बर्डन आ गया, भाई घर में भी काम करो, बाहर जाके इंडस्ट्रीज में भी काम करो, और बाहर पैसे भी नहीं मिल रहे, घर में भी पैसे नहीं मिल रहे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो जो
एक्सप्लोटिव, लीडिंग टू द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न वुमेन्स मूवमेंट, ठीक है। और इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जहां पर वुमेन्स को बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया था, तो वुमेन मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। क्लियर है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें थी, तो हार्श फैक्ट्री वर्क। अब मैं इसे देखो जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा, इतना ज्यादा एक एक वर्ड को रीड करके नहीं बढ़ाऊंगा, तो आपको बता देता हूँ। हार्श फैक्ट्री वर्क, यहाँ पर जो है वुमेन्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा था, ठीक है। जैसे कि पहले वुमेन्स क्या करती थी, स्पिनिंग, वीविंग, फार्मिंग, चाइल्ड केयर, यही सारा काम था वुमेन्स का। एक मतलब माना जाए आइडली यही काम था घर में, बस और कुछ काम नहीं था, ठीक है। तो फिर जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन हुआ, उन्होंने टेक्सटाइल मिल्स में काम किया, कोल माइंस में काम किया, आयरन फैक्ट्रीज में काम किया, डोमेस्टिक सर्विसेज में काम किया। अगर आपने मर्द पिक्चर देखी है ना, अमिताभ बच्चन जी की जो मर्द पिक्चर है, उसके अंदर बहुत दिखाया गया है कि कैसे लोग काम करते थे पहले, ठीक है। तो आपको उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या कंडीशन थी वहां पे जब लोग काम करते थे इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। बट देयर वर्किंग कंडीशन वर एक्सट्रीमली हार्श। क्यों? क्योंकि जो वहां पर फैक्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड थी। मतलब कि छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, 100 150 लोग काम कर रहे हैं, तो दिक्कत तो होती है काम करने में, ठीक है। और वहां पर जो मशीनरीज थी वो बिल्कुल अनसेफ थी, कोई भी इन्हें प्रोटेक्शन नहीं दी जाती थी, और काम करवाते थे, ठीक है। चाहे मर गए तो मर गए, खत्म हो जाएंगे, और क्या होगा, ठीक है। नो मेडिकल फैसिलिटीज, कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट था वहाँ पे, बिल्कुल डस्टी, और लोग बिल्कुल अब भी है पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट तो, बट वहाँ जब और ज़्यादा था, क्योंकि मशीन्स का जो अलग अलग ही होता है धुआं, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते रहते थे, ठीक है। सो वुमेन्स को एज अ चीप लेबर देखा जाता था, कि भाई सस्ते में काम हो जाएगा उनका। और जो भी यंग गर्ल्स की उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था, ठीक है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स रहते थे, एक दिन में 12 से 16 घंटे काम करवाते थे, और वहाँ पर 1 से 2 ही शॉर्ट ब्रेक मिलते थे। और वहाँ पे नाइट शिफ्ट भी वुमेन्स को दे दी जाती थी। अब तो नहीं मिलती है इतनी ज़्यादा, बट उस समय पे दे दी जाती थी, और उसकी वजह से वुमेन्स को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते थे। लाइक उनकी आंखों में परेशानी होती थी, बैक प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आती थी, ठीक है। और कोई भी लॉ नहीं था वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब एक्सट्रीमली लो वेज, अब जितने पैसे मैन को मिलते थे, उसका 1/3, यानी कि अगर 100 रुपए मैन को मिल रहे हैं, तो उसके 1/3 कितना, वो 33 करीब जो रुपीस हैं सिर्फ वुमेन को मिल रहे होते थे, या फिर 1/4 25 रुपए वुमेन्स को मिल रहे होते थे, ठीक है। तो पैट्रियार्कल बिलीफ था कि वुमेन्स जो हैं वो ज्यादा पैसे कमाने की उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और वुमेन वर कंसीडर एज सप्लीमेंट्री अर्नर, ठीक है। मतलब कि उन्हें सेकेंडरी अर्नर माना जाता है घर का, ठीक है। पहला मैन को ही माना जाता है कि आपके पति की इनकम कितनी है, फिर वुमेन्स की पूछी जाती है, ठीक है। एम्प्लॉयर जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी बार्गेनिंग पावर नहीं थी, क्योंकि उनके पास राइट्स ही नहीं थे, तो बार्गेनिंग पावर कहाँ से आएगी, ठीक है। अब की तरह नहीं कि चप्पल उतार के मार दिया भाई, मैंने में तो हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं है, थप्पड़ मार दिया। अब पहले के टाइम पे भाई अलग बात थी, ठीक है। अब वुमेन्स राइट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना, कि कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, ठीक है। वुमेन्स भाई तुरंत गुस्सा हो जाती हैं, है ना। अब पहले के टाइम पे नहीं था ये सब, ठीक है। डबल बर्डन जो है वो डोमेस्टिक काम भी करना पड़ा था, और इंडस्ट्रियल वर्क भी करना पड़ रहा था, ठीक है। तो दोनों के साथ दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फैक्ट्री वर्क को माना जाता था प्रोडक्टिव वर्क, और घर के काम को माना जाता था रिप्रोडक्टिव वर्क, सेकेंडरी वर्क, और उसका कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। नो पॉलिटिकल राइट्स, ना तो वो वोट देख सकती थी, ना तो वोट दे सकती थी, ना तो वो किसी भी पॉलिटिकल इलेक्शन में खड़ी हो सकती थी, ना तो वो पॉलिटिकल डिसीजन में कुछ बोल सकती थी। और हर एक लॉ जो था वो मैन के द्वारा बनाया गया था, ओनली फॉर मैन, ठीक है। और जो मैरिड वुमेन थी उसके पास तो बिल्कुल ही राइट नहीं बचते थे, है ना। और वो प्रॉपर्टी पे ना तो राइट, ना तो उस पे उसका चिल्ड्रंस पे राइट। वुमेन आर लीगल डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, मतलब कि भी कह देते हैं कि वुमेन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, है ना, अभी है। बट पहले के टाइम पे क्या था, वुमेन्स टोटली, मतलब कि लीगली, मतलब कि जो लॉस में लिखा हुआ था उसी में देखकर आप कह सकते थे कि जो वुमेन्स हैं वो मैन पर डिपेंडेंट थी, ठीक है। मतलब कि ऐसे कोई हवा में बात नहीं है, ये लीगली था, ठीक है। तो उनके पास कोई भी पॉलिटिकल एक्सक्लूजन लीड टू डिमांड वोटिंग राइट्स, बहुत सारे ऐसे हुए थे। रिप्रेजेंटेशन एंड लीगल इक्वालिटी, दिस इज हाउ द फेमिनिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट बिगेन। अब उन्होंने सोचा कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हुए थे, वुमेन्स ने इन सारी चीज़ों की डिमांड की थी, कि उन्हें वोटिंग राइट चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए उनका, ठीक है। अगर आप भी सोचो कि अगर कोई वुमेन का रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे तो सब मैन के बारे में सोचेंगे। जब अगर 3 लोग हैं वहाँ पर, ठीक है, तो तीनों ही अगर मैन है, तो वहाँ पे मैन के बारे में ही बात होगी। अगर वहाँ पर एक वुमेन है, ठीक है, तो वो भाई सोचेगी वुमेन के बारे में, ठीक है। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वहाँ पे। तो इस तरीके से इन तीनों राइट्स उनके पास नहीं थे, तो इन तीनों डिमांड की वजह से जो पॉलिटिकल एक मूवमेंट था वो भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
बिगिनिंग ऑफ फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस। अब देखो ये सारी चीजें थी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इतनी सारी चीजें गलत हो रही थी वुमेन्स के साथ। तो इस वजह से जो बिगिनिंग थी फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस की वो बढ़ी थी। मैंने बताया था ना ऊपर की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ही जो मूवमेंट थे वो स्टार्ट हुए थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ये जो न्यू आइडियाज थे, इक्वेलिटी, राइट, सोशल जस्टिस, इन सबको क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया था वुमेन्स के अंदर। ठीक है, तो वुमेन्स ने पढ़ना स्टार्ट किया, अपने आप को एजुकेट किया। क्योंकि देखो अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अगर जैसे अभी बिहार इलेक्शन का मैं देख रहा था, तो वहां पर 200 रुपए में कुछ वोट्स खरीदे जा रहे थे। ठीक है, सिर्फ 200 रुपए में वोट्स खरीदे जा रहे थे। ठीक है, कि आप 200 रुपए लो और मेरे को वोट दो बस। ठीक है, या फिर दारू चलती है वहां पे, या फिर उनको कुछ खाना दे दिया जाता है तो उन्हें वोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बट देखो अगर आप एजुकेटेड होगे ना तो आप कभी ऐसा नहीं करोगे। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। ऐसे ही बिहार में भी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चनिंग व्हाई ओनली मैन हैड राइट्स, ये भी क्वेश्चन किया उन्होंने। और उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, एसोसिएशंस बनाई। ठीक है, और उन्होंने पब्लिकली पैम्पलेट्स जो हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। ठीक है, लाइक आर्टिकल्स, बुक्स, ये सब। डिमांडिंग रिफॉर्म इन मैरिज, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन, इन सब के अंदर नई चीज लानी चाहिए, बदलाव लाने चाहिए, जिससे कि वुमेन्स भी इक्वली उसके अंदर आ पाए। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट अर्ली फेमिनिस्ट राइटर थी, जो कि मैं भी बताया ना आपको, आर्टिकल्स, जो पोएम्स, जो भी नॉवेल्स जो लिखी जा रही थी वुमेन्स के लिए, तो अर्ली फेमिनिस्ट राइटर कौन थी? मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट, जिन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट, देखो मेरे से गलत हो जाए, ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखा था 1792 में। तो ये बहुत अर्ली राइटर्स थी जिन्होंने सबसे पहले, समझ सकते हो, सोचा इनके बारे में। हैरियट टेलर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, इन्होंने वुमेन सफरेज यानी कि जो पॉलिटिकल उनके राइट थे, राइट टू वोट, उसको सपोर्ट किया था। वुमेन्स ने ये सोच लिया था कि अगर वुमेन्स भाई मैन की तरह काम कर रही हैं तो उन्हें इक्वल राइट क्यों नहीं मिल रहे मैन की तरह। ठीक है, इफ सोसाइटी डिपेंड ऑन अस, वुमेन्स पे डिपेंड है सोसाइटी। ठीक है, तो वो इतनी इंफीरियर, सेकेंडरी क्यों मानी जाती है। ठीक है, सो ये सब जो था, ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इस वजह से जो भी आइडियाज थे, जो भी स्टार्टिंग थी वो हुई थी। ठीक है, और इस वजह से बहुत ज्यादा जो है इसे माना जाता है कि ये फाउंडेशन था वुमेन्स मूवमेंट का। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर वुमेन्स मूवमेंट की फाउंडेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बता सकते हो। और ये वाला जो मैंने ब्लू कलर के अंदर जो पूरा पैरा है, ये आप समझा के आ सकते हो कि ये जो न्यू आइडियाज थे वो क्रिएट हुए थे, और इस ये मूवमेंट्स ने स्टार्ट किया। और ये फेमिनिस्ट की जो अर्ली राइटर्स थी, और क्या-क्या वुमेन्स ने रियलाइज किया, और क्यों वुमेन्स मूवमेंट आया। ठीक है, क्लियर है? को घुमा फिरा के बात तो है ना, तीन चार ही हैं, वही होने वाली हैं कि वुमेन मूवमेंट क्यों हुआ था। क्योंकि वो इक्वालिटी नहीं मिल रही थी उन्हें, राइट नहीं मिल रहे थे, एजुकेशन, वोटिंग, और अपनी जो पैसे थे उन सब के मतलब राइट्स नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, बट इनको कैसे कैसे स्टेजेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। और कौन कौन से मूवमेंट्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए, कुछ लोग जैसे कि अभी फेमिनिस्ट राइटर्स की बात हुई थी वो पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बट लास्ट में जो एंड है वो यही है कि जो उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे थे, इस वजह से मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे। ठीक है, टॉपिक 3 की बात करें, द कॉल ऑफ वुमेन्स राइट्स। ठीक है, 1848। ठीक है, जब पहली बार कॉल हुआ था वुमेन्स राइट के लिए, फर्स्ट टाइम, जो पूरी दुनिया में, पूरी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था। तो देखो द ईयर 1848 जो है वो कंसीडर किया जाता है बर्थ ऑफ द मॉडर्न वुमेन्स राइट मूवमेंट। ठीक है, इसके लिए मतलब माना जाता है कि यही है ये साल जिसमें स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1848 दिमाग में रख लो, याद रख लो। ठीक है, 1848, 1848। द सैनिका फॉल्स कन्वेंशन। ठीक है, द सैनिका फॉल्स कन्वेंशन, न्यूयॉर्क में जो सैनिका फॉल्स है वहां पर एक कन्वेंशन हुई थी। ये लिखा हुआ है यूएसए में जो न्यूयॉर्क है, वॉज फर्स्ट ऑफिशियल एंड ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग डिमांडिंग इक्वेलिटी फॉर वुमेन। वहां पर एक मीटिंग हुई थी, वहां पर वहां पे जो कुछ लिस्ट थी, कन्वेंशन जो दिया गया था कि भाई ये हमें राइट्स जो है वो चाहिए, और चाहिए चाहे कुछ भी हो, हम हर हद तक जाएंगे, हमें ये राइट्स चाहिए। ठीक है, अब इनके लीडर्स के बारे में भी अभी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑर्गेनाइज डिमांड फॉर वुमेन्स राइट, जब से ग्रुप्स बन रहे थे, एसोसिएशन बन रही थी, छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे थे, बट जो पहली बार जो ऑर्गेनाइज्ड डिमांड करी गई थी वुमेन्स राइट की, वो 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में करी गई थी। ठीक है, बिफोर 1884 जो वुमेन्स थी वो इनफॉर्मली स्मॉल ग्रुप्स में प्रोटेस्ट करती थी, बट उनकी कोई सुनवाई नहीं करता था। ठीक है, तो ये जो सेनेका फॉल कन्वेंशन थी वो फर्स्ट फॉर्मल कॉन्फ्रेंस थी, और फर्स्ट पब्लिक डिक्लेरेशन था। ठीक है,
फर्स्ट कलेक्टिव डिमांड थी वुमेन्स राइट की, ठीक है। नियरली 300 मेंस एंड ऐसा नहीं था सिर्फ उसके अंदर वुमेन पार्टिसिपेट करते थे, मेंस भी पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि बहुत सारे मेंस भी थे, वो भी चाहते थे कि जो वुमेन्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिले। अभी हम आगे पढ़ेंगे राजा राम रॉय, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भाई इतना प्रोटेस्ट किया, जब जाके जो है वुमेन्स को राइट्स अपने मिल पाए, ठीक है। तो ये इवेंट था, उसने मार्क किया जो है ये फर्स्ट वेव है फेमिनिज्म की। 1848 से लेकर 1920 तक जितने भी हमारे मूवमेंट्स हुए थे, उसमें जो फर्स्ट मूवमेंट था वो यही था, ठीक है। सेनेका फॉल कन्वेंशन, ठीक है। अब इसके अंदर जो दो लीडर थी वो थी एलिजाबेथ कैडी स्टैंडन एंड लुकेरिया मॉट, ठीक है। ये हमारी दो लीडर्स थी इस जिन्होंने इनको ऑर्गेनाइज किया था। तो ये जो थी वो एलिजाबेथ कैडी सेनेटर, ये हमारी थी इंटेलेक्चुअल लीडर थी, पढ़ी लिखी लीडर थी, और ये इन्होंने क्वेश्चन किए, ठीक है। और इन्होंने डॉक्यूमेंट रोट किया डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, ठीक है। मतलब कि इन्होंने जो लिस्ट दी थी अपनी राइट्स की और सेंटिमेंट्स जो भी उनकी फीलिंग्स थी उसको डिक्लेयर किया था, उन्होंने लिस्ट दी थी जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे 18 जो है राइट्स मांगे थे, 18 और कुछ अमेंडमेंट भी करवाए थे यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर। तो वो हम देखेंगे, ठीक है। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो एडवोकेट किया था वो किया था वुमेन सफरेज को, राइट टू वोट के लिए, ठीक है। और लुक्रेटिया मॉट, ठीक है, मैं यार नाम में दिक्कत हो सकती है बट आप पढ़ लेना, ठीक है। लुक्रेटिया मॉट, ठीक है। ये हमारी क्विकर एंड सोशल रिफॉर्मर थी, और इन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट फाउट किया था, जो भी स्लेवरी लाइक जो काम करवाते हैं ना, स्लेव्स होते हैं, बंधुए बोलते हैं उन्हें ना, कि उन्हें एक मतलब कि हमेशा के लिए रख दिया जाता है काम के लिए, बस उन्हें खाना दिया जाता है। और हेल्प ऑर्गेनाइज द कन्वेंशन, उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करने में, और वुमेन्स एजुकेशन एंड इक्वालिटी के लिए भी सपोर्ट किया था, ठीक है। और इन दोनों ने हमेशा ये बिलीव किया था जो वुमेन्स हैं उनको इक्वल सिटीजन मानना चाहिए, ना कि सिर्फ वाइफ या फिर मदर, ठीक है, उन्हें इक्वल सिटीजन भी मानना चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ सेंटीमेंट्स, ठीक है। मेरा दोस्त है एक, ठीक है, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है और उसका चैनल भी था थिंक क्रिटिकल करके, ठीक है। तो वो ये कह रहा, उसने ये भी कहा था एक बार कि भाई जो वुमेन्स है ना उनको एक ना अभी के टाइम में ना भगवान का दर्जा दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है, गॉड बना दिया उनको, ठीक है। बट उन क्यों बना दिया गया है ना गॉड, क्योंकि ना उनकी थोड़ी सी तारीफ करके उनसे ना घर का काम करवा लेते हैं लोग, ठीक है। और वो भी जो घर का काम है वो फ्री में करवा लेते हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब ना तो देखो कहीं ना कहीं बहुत जगह जगह है जहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ठीक है, उनके काम की वैल्यू नहीं की जाती, ठीक है। बहुत घर में जो हस्बैंड्स हैं वो नहीं करते, तो उनको गॉड का एक दर्जा दे दिया जाता है कि भाई जो माता है हमारी, और उनको ना बट काम करवा लेते हैं, ठीक है, उनसे। तो ऐसे मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उन्हें लालच देके, थोड़ा सा उन्हें ऐसे बहला फुसला के उनसे काम करवा लिया जाता है, मतलब ऐसा उसने कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सेंटीमेंट है क्या, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सेंटीमेंट एक हमारा डॉक्यूमेंट है जो कि 1848 में लिखा गया था सेनेगा फॉल्स कन्वेंशन के टाइम पर। ये यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स थी, डिमांड्स थी जो कि वुमेन्स ने लिखी थी। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वी आर इक्वल कहा था, वी डिजर्व राइट्स और लॉस मस्ट चेंज, इन सब बारे में बात की थी लाउडली, ठीक है। द यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो था उसमें ये कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिक्लेरेशन था उसमें ये कहा गया था जितने भी मेंस हैं वो हमेशा इक्वल क्रिएटेड हैं, ठीक है, जितने भी मेंस हैं वो इक्वल हैं। बट एलिजाबेथ कैडी सेंटेनॉन ने इसे चेंज किया, ठीक है, मतलब कि जो हमारी पहली लीडर थी उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे मेंस हैं और जो वुमेन्स हैं वो दोनों इक्वली क्रिएटेड हैं, ठीक है। सिर्फ मैन नहीं, जो वुमेन्स हैं वो भी इक्वल हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ सेंटीमेंट 2 नंबर में या फिर कभी-कभी 10 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ 18 जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो हमारी बहुत ही जो सोसाइटी के डिनाइड कर रही थी वुमेन्स को, उसके लिए था कैसे सोसाइटी जो डिनाइड कर रही है, तो इक्वलिटी मांगी थी कि उन्हें हमेशा क्यों ट्रीट किया जाता है इन्फीरियर, ठीक है। और लीगल राइट्स, इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिटिकल प्रिपरेशन, उन्हें वोट करने के लिए या फिर गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया जाता, ठीक है, तो उसके लिए लाओ। इकोनॉमिक फ्रीडम, उन्हें क्यों कम पे किया जाता है, ठीक है, और क्यों उनके पास जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो लिमिटेड हैं, ठीक है। ये और लीगल राइट्स, उनके पास राइट क्यों नहीं है प्रॉपर्टी का या फिर केस फाइल करने का, ये सारे जो लिस्ट थी डिमांड की वो थी, ठीक है। 18 प्रॉब्लम्स बताई गई थी और उसने बताया था कि कैसे वुमेन्स को
सोसाइटी के द्वारा डिनाइड किया जा रहा है उन्हें, ठीक है, उन्हें उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। तो ये हमारे थर्ड टॉपिक था जिसके अंदर हमने कॉल फॉर वुमेन्स राइट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये फर्स्ट कॉल थी, ठीक है। और इसका नाम क्या था, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन, जो कि 1848 में हुई थी। इनके लीडर दो थी, ठीक है, एलिजाबेथ कैडी सेंटन एंड लुक्रेटा मॉट, ठीक है, ये दोनों लीडर थी। उनका काम क्या था मैंने आपको बता दिया, डिक्लेरेशन ऑफ सेंटीमेंट क्या है वो भी बता दिया, और 18 प्रॉब्लम्स भी बता दी, ठीक है। 18 मतलब सारी प्रॉब्लम्स इनके इन्हीं के बेस पर थी, ठीक है, ये चार मेन टॉपिक्स थे। अब टॉपिक 4 की तरफ बढ़ते हैं कि वुमेन्स राइट्स मूवमेंट, ठीक है, जो कि 1848 से लेकर 1920 तक जितने भी हमारे मूवमेंट्स हुए, उन सब हम मूवमेंट्स के बारे में, वैसे तो सारे मूवमेंट्स नहीं है, जो मेन मेन मूवमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं किए गए थे, बहुत छोटे लेवल पे हुए थे, ठीक है, बट उनका भी उतना ही योगदान था जितने बड़े मूवमेंट्स का योगदान था, ठीक है। सो इस 1848 से लेकर 1920 तक जितने भी मूवमेंट्स हुए उनको फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म माना जाता है। और यहाँ से हमारी बिगनिंग हुई थी सेनेका फॉल कन्वेंशन से, अभी हमने देखा। और फिर उनकी जो एंडिंग हुई थी, जहाँ पर वुमेन्स को कुछ चीज़ें मिल गई थी, लाइक राइट टू वोट मिल गया था 1920 में, ठीक है। तो ये कुछ विनिंग मोमेंट्स थे उनके लिए, ठीक है। और वुमेन्स ने इक्वालिटी के अंदर ये सारी चीज़ें डिमांड करी थी, पॉलिटिक्स में इक्वालिटी चाहिए, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रॉपर्टी में, सोशल राइट्स में, इन सारी चीज़ों में डिमांड्स की थी, ये जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उनके अंदर, ठीक है। तो चलो एक एक करके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा मूवमेंट था सफरेज मूवमेंट, जो कि फाइटिंग था अगेंस्ट वोटिंग राइट्स के, ठीक है। तो सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है। आफ्टर 1948 1848 सॉरी, हाँ, 1848 सेनेका फॉल्स कन्वेंशन, द डिमांड फॉर वुमेन्स वोटिंग राइट्स बिकम द सेंट्रल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। मतलब कि बन गया था भाई, अगर हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आ जाएगा, हम अगर वोट कर पाएंगे तो हम चुन पाएंगे। आप भी सोचो कि देखो, अगर मेंस के पास ना, अगर वुमेन्स पावर नहीं होती, अगर वुमेन्स के पास वुमेन्स पावर नहीं होती ना, तो ये पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं ना, वो इनके बारे में नहीं सोचते कभी भी, ठीक है। अगर आप ही सोचो कि, अगर ऐसे सोच लो कि अगर सिर्फ एनिमल्स के पास, एनिमल्स जो हैं हमारे, है ना, जानवरों के पास सिर्फ वोटिंग पावर होती, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी हैं लीडर्स, वो क्या मेंस और वुमेन के बारे में सोचते हैं? नहीं, वो सोचते हैं एनिमल्स के बारे में। तो ऐसे होता है कि जो जिसके पास वोट होता है ना, तो उसकी सुनवाई ज्यादा होती है। वुमेन्स ने ये आर्ग्यू किया, अगर हम टैक्स पे करते हैं, इफ दे पे टैक्स दे मस्ट हैव पॉलिटिकल वॉइस, ठीक है, उनके पास पॉलिटिकल वॉइस होनी चाहिए। लॉ अफेक्ट वुमेन, सो वुमेन मस्ट हेल्प मैक देम, ठीक है। तो लॉस अगर वुमेन्स को अफेक्ट करेंगे, तो वुमेन्स जो हैं वो अपने आप की हेल्प कर पाएंगी, ठीक है। जो डेमोक्रेसी है ना, वो भी इनकम्प्लीट है अगर वुमेन्स का उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर पीपल की बात करी जाती है, ना कि मेंस की, ठीक है। तो जो पीपल हैं वो दोनों ही हैं, मैन भी हैं, वुमेन्स भी हैं, तो दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। हाउ दे फाउट, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड मार्चेस, पब्लिक मीटिंग्स, स्पीचेस एंड रैलीज करी। उन्होंने कुछ बहुत सारी चीज़ें बॉयकॉट करी, और बहुत सारे हंगर स्ट्राइक्स करे, ठीक है, और बहुत सारे कोर्ट केसेस करे, जो कि वोट इक्वल वोटिंग राइट्स के लिए थे, ठीक है, जिन्होंने डिमांड करी थी। तो देखो, ये हमारा जो सफरेज मूवमेंट था उसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। और ये जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना यूएस में, ठीक है, यूएसए में, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। और इस मूवमेंट का जो अचीवमेंट था वो ये था कि न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री बनी जहां पर वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिले 1893 के अंदर, ठीक है। तो और स्लोली बहुत सारी जो अदर अलग अलग कंट्रीज थी, उन्होंने इस मूवमेंट्स को फॉलो किया, ठीक है, और इन राइट्स के बारे में सोचा। और यूएसए के अंदर 1920 में जो विक्ट्री मार्क करी जाती है, 19 अमेंडमेंट, उसके अंदर कहा गया था कि जो वुमेन्स हैं उनको भी वोटिंग का राइट मिलेगा। और जो सफरेज मूवमेंट था वो बिगेस्ट अचीवमेंट था अर्ली वुमेन्स मूवमेंट्स का, ठीक है। ये जो सफरेज मूवमेंट है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि इतना बड़ा वो मूवमेंट कर पाए, ठीक है। और ये सारे अचीवमेंट थे उसके। राइज ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है, तो लिबरल फेमिनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। लिबरल फेमिनिज्म एमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड एज द मेन आइडियोलॉजी फॉर वुमेन्स राइट मूवमेंट, ठीक है। सो लिबरल के बारे में सोचना चालू किया वुमेन्स ने, ठीक है, और ये बहुत बेस्ट आइडियोलॉजी बन चुकी थी, मेन आइडियोलॉजी बन चुकी थी। व्हाट लिबरल फेमिनिज्म बिलीव, अब उनके बिलीव्स क्या थे? सबसे ये बिलीव था कि वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एज मैन, ठीक है, ये था उनका एक। इंडिविजुअल फ्रीडम इज एसेंशियल, अगर इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है किसी के पास तो हमेशा वो डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन इज ड्यू टू लॉ एंड कस्टम्स, ठीक है। बायोलॉजी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बायोलॉजी ने तो भाई बता दिया कि अगर आपके पास डबल एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो आप मैन हैं, अगर एक्स वाई है तो आप वुमेन है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो
लॉज और कस्टम्स की वजह से जो आपने लॉज बनाए हुए हैं, रिफॉर्म कैन ब्रिंग इक्वालिटी, और जितने भी ये जो आपने बना रखे हैं ना, उनको आप अगर चेंज कर दो, ठीक है, अच्छे से रिफॉर्म कर दो उन्हें, तो वो इक्वालिटी जो है वो आ सकती है। तो उन सब चेंजेस के लिए, अमेंडमेंट के लिए उन्होंने अपनी जो वॉइस है वो उठाई थी, और ये सब बिलीव थे उनके, ठीक है। दे डिमांडेड, उन्होंने एजुकेशन फॉर वुमेन्स मांगा, ठीक है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह अगर एजुकेशन आ गई तो सब चीज़ें ठीक से चलेंगी, ठीक है। वो अपने हक के लिए लड़ पाएंगे, ठीक है। लीगल इक्वालिटी के बारे में पूछा, इक्वल एक्सेस टू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के लिए, फ्रीडम इन मैरिज एंड प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, अर्ली मैरिज वगैरह ना हो, और इक्वल पे किया जाए, अगर वो इक्वल काम कर रहे हैं तो इक्वल पे भी किया जाए। और इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन कौन से, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है, पहले हमने देखा था, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड हैरियट टेलर, ठीक है, ये तीनों हमारे जो थे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे लिबरल फेमिनिज्म मूवमेंट के, ठीक है। लिबरल फेमिनिज्म जो था, उन्होंने एंटायर फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को क्या किया था, शेप किया था, कि ये सारी चीजों के बारे में पूछो, ये सारी राइट्स जो हैं वो मांगो, ठीक है। प्रोटेस्ट, पिटिशन एंड सोशल एक्टिविज्म, अब बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे पिटिशंस हुए, ये होते क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ ऐसे नहीं, उन्होंने अलग अलग जाके सबने ये एक बहुत ऑर्गेनाइज पावरफुल मूवमेंट थे, ठीक है। वहां पर बहुत सारे पिटिशंस हुए, पिटिशंस के अंदर उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ सिग्नेचर इकट्ठे करे, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग कंट्रीज से, जो कि कह सकें कि ये, हाँ, जो हम ये डिमांड कर रहे हैं वो बहुत वैलिड है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, बहुत बड़ी बड़ी लार्ज रैलीज हुई, डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, ठीक है, जिन्होंने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया कि उन्हें इनकी डिमांड माननी पड़ेगी, ठीक है। सबसे कहा जाता है कि भाई अगर आप अपनी आवाज़ उठाओगे तो गवर्नमेंट या कोई भी हो, सबको आपकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। कोर्ट केसेस हुए बहुत सारे, बहुत सारे लीगल पिटिशंस हुए, जो कि इक्वल राइट्स के, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए हुआ, इक्वल वेजेस के लिए हुआ, वोटिंग राइट्स के लिए हुए, ये सारे इक्वल, बहुत सारे केसेस भी हुए थे कोर्ट के अंदर, ठीक है, जिन्होंने, जिनको वुमेन्स एडवोकेट्स ने ही लड़ा था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे। नेशनल वुमेन सफरेज ऑर्गेनाइज एसोसिएशन यूएस के अंदर, वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन यूके के अंदर, और नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन, ठीक है, ये सारे एसोसिएशन बने थे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई बाहर एसोसिएशंस बन रहे हैं, इंडिया के अंदर उसका क्या काम है, तो बहुत अफेक्ट पड़ता था, क्योंकि बाहर के जो आइडियाज थे, बाहर जो होते थे, वहां से इन्फ्लुएंस होके जो इंडिया के लोग थे या फिर दूसरी कंट्री के लोग थे, वो अपनी आवाज को उठा पाते थे, ठीक है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ शांति में चीजें चल रही थी, बहुत सारे रेडिकल एक्शंस भी लिए गए थे। ब्रिटेन के अंदर जो भी लोग राइट टू वोट के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत सारी विंडोज तोड़ दी जाती थी, रोड पे कुछ भी जला दिया जाता था, या फिर खुद को मारा जाता था, खुद को कभी कभी फांसी पे लटका दिया जाता था, और जितने भी सिविल डिसोबीडियंस हैं वो भी किए जाते थे, कि मतलब जैसे कारें वगैरह रोक दी बीच में, या फिर लोगों को परेशान करना चालू कर दिया, तो किसके लिए, क्योंकि वो अटेंशन जो है अट्रैक्ट कर सके गवर्नमेंट की। क्योंकि ये सब करने से, जब शांति से काम नहीं चलता, तो जब पब्लिक जब परेशान हो जाती है, तो वो यही सब करती है कि गवर्नमेंट की जो अटेंशन है उसे कैसे लाएं, अपने जो अपनी जो मैं बात कर रही हूँ, अपनी जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको कैसे सुने गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजों पर भी उतर आए थे, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्लोबल अवेयरनेस बना था, ये जो मूवमेंट था, ठीक है, ये जो एक्ट थे ना, जितने भी प्रोटेस्ट हुए, जितने भी हमारे पिटिशन पिटिशन हुए, इन सब ने ग्लोबल अवेयरनेस को इकट्ठा किया इस मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो पूरी की पूरी ग्लोबल, मतलब कि हर कंट्रीज से लोगों ने देखा, ठीक है। वुमेन गेट वोटिंग राइट्स, ठीक है। अब 1990 1920 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 19th अमेंडमेंट आया था यूएसए के अंदर, जहाँ पर वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले थे, ठीक है। ये हमारी बिगेस्ट विक्ट्री थी 1922 1920 में, आफ्टर नियरली 72 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। सेनेका जो फॉल्स था 1848 में हुआ था, और 72 ईयर्स के बाद जो पहली विक्ट्री मिली थी वुमेन्स को, बिगेस्ट विक्ट्री कहा जाता है, जैसे 19th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जहाँ पर कहा गया था जो राइट टू वोट है शैल नॉट बी डिनाइड ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, मतलब कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, सेक्स पे नहीं होगा। आप किसी भी सेक्स के हो, आप वोट कर सकते हो, और उस वोट को अकाउंट किया जाएगा, ठीक है। सो समझ में, ये मतलब इतनी बड़ी मूवमेंट थी, दिस मीन वुमेन कुड वोट इन ऑल इलेक्शन, ठीक है। और वुमेन्स पार्टिसिपेट कर सकती थी पॉलिटिक्स में, और डेमोक्रेसी जो है वो बिकम मोर इंक्लूसिव, ठीक है, वुमेन्स के लिए। तो इतनी अच्छी बात हुई थी 1920 में, ठीक है। तो इसको याद रखना, एक सैनिक का फॉल को याद रखना, 1848 में, 1920 में ये हुआ था, ठीक है, वुमेन्स को ये मिला था। इट इंस्पायर्ड मूवमेंट
मूवमेंट्स इन यूरोप। अब देखो ये जब यूएसए में ऐसा हुआ, तो अब आप ही सोचो कि अगर किसी कॉलेज में आप मतलब किसी फीस हाइक के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, कि आपकी फीस 2000 थी और उसे 10,000 कर दिया गया, ठीक है, और कुछ कॉलेजेस में ऐसे लड़ाइयाँ हो रही हैं कि क्यों कर दी, फीस को बढ़ा दिया, ठीक है, और वो एक टाइम पर आगे जो लड़ाई है वो जीत जाते हैं, उनकी फीस कम कर दी जाती है, ठीक है। तो आपको एक इंस्पिरेशन आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि भाई ठीक है, आपको एक मतलब एक चांस मिलेगा, ठीक है, कि जो दूसरे कॉलेज में हुआ वो हम भी कर सकते हैं, और हमारे कॉलेज की जो फीस हाइक हुई है उसे हम कम करवा सकते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन मिलता है, इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। तो ऐसे ही जो यूएसए में हुआ था, उसी से यूरोप में, इंडिया में जो है और पूरे जितने भी वर्ल्ड था पूरे में एक इन्फ्लुएंस हुआ मूवमेंट्स, इस ये जो मूवमेंट्स था ना वो इन्फ्लुएंस हुआ सबको, ठीक है। दिस मार्क द एंड ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, और इससे जो फर्स्ट जो वेव थी फेमिनिज्म की वो एंड हुई, ठीक है। और कॉन्क्लूजन ऑफ 1848। अब देखो ये सब जो सारे मूवमेंट्स हैं ना वो माइलस्टोन माने जाते हैं, ठीक है, माइलस्टोन माने जाते हैं कि ये सब चीजें हुई थी, ठीक है, कि एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, जो पूरे के पूरा हमारा एवोल्यू मूवमेंट्स है ना उनके माइलस्टोन माने जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया, वुमेन्स को मूवमेंट को वोटिंग का राइट मिल गया, ठीक है। कंक्लूजन क्या था 1848 से लेकर 1920 के जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उसके अंदर क्या कंक्लूजन था? वुमेन्स को एजुकेशन का राइट मिला, एम्प्लॉयमेंट का राइट मिला, लीगल रिकॉग्निशन मिला और पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, ठीक है। और ये सब जितने भी आगे आने वाली फेमिनिस्ट वेव थी उनके लिए फाउंडेशन बन पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब एजुकेशन मिलेगी वुमेन्स को तो वो और पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे कि क्या और चीजें हैं जिन पे वो लड़ सकते हैं, जिन पे वो हक मांग सकते हैं अपना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट राइट दे दिए गए, ठीक है, तो वो काम कर पाएंगे, तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होंगी मैन पर, ठीक है। और लीगल रिकॉग्निशन मिला उन्हें, ठीक है, उन्हें जब राइट टू वोट मिला तो उन्हें लीगल रिकॉग्निशन मिला कि उनका भी वोट काउंट करा जा रहा है, ठीक है। और पॉलिटिकल राइट्स मिल गए तो वो इलेक्शन में भी लड़ सकती हैं, ठीक है, अपनी आवाज को और अच्छे से रख पाती हैं, ठीक है। अभी हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि वुमेन राइट मूवमेंट था क्या, ठीक है, तो आप बता सकते हो ये जो सारे मूवमेंट्स थे हमारे ऑर्गेनाइज स्ट्रगल डिमांड थी इक्वालिटी के लिए, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर के लिए, है ना। ये सब चीजें आप बता सकते हो, मैंने आपको वुमेन्स राइट मूवमेंट बहुत अच्छे से समझा दिए, ठीक है, 2 मार्क्स में। अब आपको कुछ मेजर माइलस्टोन और सेटबैक बताने थे वुमेन राइट मूवमेंट के अंदर 1848 से लेकर 1920 तक, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो देखो 1848 से लेकर 1920 तक जितने भी मूवमेंट्स हुए उन्हें माना जाता है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। ये फाउंडेशन बने आगे वाले जितने भी आने वाले मूवमेंट्स थे उनके लिए, ठीक है। फर्स्ट हमारा मूवमेंट था सेनेगा फॉल्स कन्वेंशन और वो एंड हुआ 1920 में जब वुमेन्स को राइट टू वोट मिला, ठीक है, जब उन्हें एजुकेशन मिली। तो ये फेस बहुत मेजर अचीवमेंट माना जाता है और बहुत सारे इसके अंदर सेटबैक्स भी आए थे, बहुत सारी दिक्कतें भी आई थी वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइलस्टोन था एक हमारा सेनेगा फॉल कन्वेंशन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर हमारा माइलस्टोन द फॉर्मेशन ऑफ सफरेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हमारी 3 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है। नेशनल वुमेन सफरेज ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन अमेरिकन वुमेन सफरेज ऑर्गेनाइजेशन एंड वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है। ये हमारी WSPO, इसे याद रखना, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर ये हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसे माइलस्टोन माना जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग एक टाइम पर इकट्ठा हुए थे। और ये डेट याद रखना 1869, ठीक है। दीज ग्रुप जो है उन्होंने पेटिशन, मार्चेस, स्पीचेस एंड लीगल एक्शंस बहुत सारे लिए थे, ठीक है। ये हमारा एक माइलस्टोन हो गया, 2 माइलस्टोन पढ़ लिए। एक हमारा माइलस्टोन है एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी रिफॉर्म हुई 1870 से लेकर 1890 तक, ठीक है। जो वुमेन्स थी उनको एक्सेस मिला यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, उन्हें प्रोफेशंस मिले लाइक नर्सिंग, मेडिसिन, लॉ, इन सब के अंदर, और उन्हें अपने जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी मिले, ठीक है। तो ये जो जितने भी लीगल राइट्स उन्हें मिले उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया, ठीक है, और उन्हें इकोनॉमिक स्टेटस में भी ऊपर पहुंचाया, ठीक है। तो ये हमारा माइलस्टोन था। अब हमारा फोर्थ एक था जो सेटबैक भी था और माइलस्टोन भी था, लेबर मूवमेंट एंड वर्किंग वुमेन्स राइट्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए काम करवाया जा रहा था, वो भी लो वेजिस पे, ठीक है। तो ये एक सेटबैक था, ठीक है, दुखद थी। बट इस वजह से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर हुआ, उस वजह से जो वुमेन्स हैं उन्होंने अपने फेयर वेजेस के लिए डिमांड करी, वो यूनियंस बनाई अपनी, ठीक है, और सेफ्टी लॉस को भी हक मांगा, सेफ्टी लॉस का भी कि सेफ्टी भी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो ये सेटबैक भी था कि लॉन्ग आवर्स के लिए उन्हें काम करना पड़ा कम पैसों के लिए, और इसी वजह से जब उन्होंने ये सब झेला तो इसी वजह से उन्होंने फेयर वेजेस के लिए अपनी आवाज उठाई। तो ये माइलस्टोन भी था, ठीक है।
सोशल बैकलैश एंड पैट्रियार्कल रिस्ट्रिक्शन, तो ये हमारा एक सेटबैक और था कि वुमेन्स ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखा जब उन्होंने राइट्स के लिए डिमांड किया, ठीक है, क्योंकि पैट्रियार्की बनी हुई थी कि पूरे हर जगह में मेंस का जो था वो राज था, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं मिला बिल्कुल भी, ठीक है। और क्लेम्स दैट वुमेन्स वर अनफिट फॉर पॉलिटिक्स, कह दिया जाता था कि वुमेन्स भाई बनी नहीं है, वुमेन्स तो घर में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए बनी है, ठीक है। और ये जो धीरे-धीरे प्रोग्रेस हुआ, वो उन्होंने और वुमेन्स की यूनिटी को स्ट्रेंथन किया, ठीक है। 6 आता है हमारा एक माइलस्टोन कि मिलिटेंट सफरेज एक्शन इन यूके अर्ली 19th में जो हुआ था, वीएसपीयू अभी हमने पढ़ा था, वुमेन सोशल पॉलिटिक यूनियन यूज्ड मार्चेस, हंगर स्ट्राइक एंड सिविल डिसोबीडियंस, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ये सारी चीजें जब उन्होंने करी यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, तो वो एक हमारा ग्लोबल अटेंशन बन चुका वुमेन सफरेज के लिए, ठीक है। और इसने इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाया कि ये जो चीजें हैं उसे रिफॉर्म किया जाए और ये जो राइट्स हैं वो वुमेन्स को मिले, ठीक है। 7th आता है हमारा वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर जो था वो बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी लोगों को, बट ये वुमेन्स मूवमेंट के लिए एक माइलस्टोन माना जाता है 1914 से लेकर 1918 तक, जहां पर वुमेन्स ने फैक्ट्रीज के अंदर काम किया, ट्रांसपोर्ट में काम किया, हॉस्पिटल ऑफिस इन सब के अंदर काम किया, क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा मेंस जो थे वो लड़ने गए हुए थे, ठीक है। और वुमेन्स का भी वहाँ पे सपोर्ट चाहिए था, तो वुमेन्स ने इन सब के अंदर काम किया और उन्होंने जो भी वर्क फोर्स जो मैन करते थे उन सबको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और उन्होंने ये प्रूव किया कि जो वुमेन्स हैं वो कैपेबल हैं, ठीक है। जो भी भाई ये मैन काम कर रहे थे वो सब वुमेन्स ने करके दिखाया, तो वुमेन्स ने दिखाया कि भाई वो कैपेबल हैं। और उन्होंने डिमांड की पॉलिटिकल राइट्स के लिए भी, ठीक है। और उनकी जो डिमांड थी पॉलिटिकल राइट के लिए वो और ज्यादा स्ट्रेंथ उन्हें मिली, ठीक है। 8 हमारा जो वॉर के टाइम पे, अब ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था इस टाइम पे सेटबैक्स क्या क्या आए थे, तो देखो सेटबैक ये था कि उन्होंने उन्होंने कंटिन्यू करना पड़ा था लोअर वेज के लिए, क्योंकि भाई देश के पास ही पैसे नहीं थे। और बहुत सारी कंट्रीज ने ये जो वोटिंग राइट थे इनको डिले कर दिया, क्योंकि भाई अभी वॉर आ गया, आपकी बात हम बाद में सुनेंगे, पहले हम लड़ लेते हैं, ठीक है। बट देयर रोल बिकम टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, ठीक है। इनका जो रोल था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन गया इग्नोर करने के लिए, ठीक है। 1920 की बात करें तो ये हमारा मेजर माइलस्टोन था जब 19 अमेंडमेंट आया, और यूएसए के अंदर जो 19 अमेंडमेंट था उसके अंदर जो वुमेन्स थी उनको भी राइट टू वोट मिल गया, और ये सफरेज मूवमेंट की क्या थी, विक्ट्री थी आफ्टर 72 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। तो ये हमारे कुछ माइलस्टोन और सेटबैक्स थे, ठीक है। तो 1848 से लेकर 1920 तक, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और मैंने आपको काफी डिटेल में क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है। अब फिफ्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया की बात करेंगे, कौन कौन से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। तो 19th सेंचुरी जो थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी वुमेन्स के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। जब से मूवमेंट्स हमारे बहुत ज्यादा स्टार्ट हुए, इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम सोशल इविल्स लाइक सती, ठीक है भाई, जला दिया जाता था वुमेन्स को मैन की चिता के साथ, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, डिनायल ऑफ एजुकेशन, पर्दा सिस्टम, ठीक है। पर्दा रखना पड़ता था बहुत ज्यादा ज्यादा, इतना मतलब नीचे नीचे तक पर्दा एकदम, कोई भी पार्ट बॉडी का वुमेन्स का दिख ना जाए कहीं पे, अगर दिख गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, ठीक है। कोई भी विडो रीमैरिज नहीं कर सकती थी, देवदासी सिस्टम, पूरा का पूरा देवदासी सिस्टम था। और लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी उन्हें नहीं मिलती थी, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स की हो चाहे वो मैन की हो, कोई उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, ठीक है। और ये सारी कंडीशंस जो थी, जब बंदा झेलता है ना, जब बंदे को प्रॉब्लम होती है जब भी तो वो उठता है, जब भी तो उसे समझ में आता है कि हाँ लड़ना जरूरी है, उसे भी ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस ने पुश किया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए, ठीक है, वुमेन्स को। सो फर्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, बहुत ज्यादा आवाज उठाई सती जो प्रथा थी उसे खत्म करने के लिए, ठीक है। वो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, और उन्हें फादर ऑफ इंडियन रिसाइनेंस, जो भी कल्चर है इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसे रीबर्थ के लिए भी फादर माना जाता है, कि उन्होंने इन सबको क्या किया, रीबर्थ किया, ठीक है। और वो किस किस के अगेंस्ट में लड़े थे, तो वो सती के लिए लड़े, ठीक है, सती जो प्रथा थी उसे खत्म करने के लिए, चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए, डिनायल ऑफ राइट्स टू विडो, ठीक है, जो विडो थी उन्हें राइट नहीं मिलते थे और वो वापस शादी नहीं कर सकती थी, रीमैरिज नहीं कर सकती। सेपरेशन ऑफ वुमेन बाय रिलीजन कस्टम, ठीक है, जो रिलीजन कस्टम है जितने भी भारत के अंदर, उनके अगेंस्ट भी लड़े कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अचीवमेंट्स क्या थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब परस्यूट मतलब कि उन पेटिशन वगैरह जो दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें माना और जो सती प्रथा थी उसे एबॉलिश किया, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था। सती वाज ऑफिशियली अबॉलिश्ड इन 1829 एंड उन्होंने वुमेन एजुकेशन को भी एंकरेज किया और विडो रीमैरिज जो थी उसे भी सपोर्ट किया, ठीक है। और इन्होंने राइट ऑफ वुमेन टू प्रॉपर्टी इसे भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, ठीक है। उन्होंने सोसाइटी को जगाया और पब्लिक अटेंशन को लाया वुमेन्स इशू के लिए, ठीक है। तो ये राजा राम मोहन रॉय ने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया था, ये मतलब हीरो थे, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ये तो हमारे विडो रीमैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने आवाज़ उठाई कि जो भी वुमेन जो है वो विडो हो जाती हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो वो रीमैरिज कर सकती हैं। अब एक बात बताओ, पहले के टाइम पे क्या होता था ना भाई, 30-30 40-40 बूढ़े जो होते थे ना, उनकी शादी करवा दी जाती थी 12-13 साल की लड़की से, 18 साल तक की लड़की से। ये तो मर जाते थे जल्दी, 50-60 पे मर गए, ठीक है। और ये जो लड़कियां थी वो बेचारी ऐसे ही रह जाती थी और उन्हें कहा जाता था कि ये जब मर गए ना, इनकी जो चिता है, इनकी जो अस्थि है जो जल रही है, ठीक है, उस पे जाओ और लेट जाओ, मर जल जाओ, ठीक है, ऐसे कह दिया जाता था, ठीक है। बट ये जो सती जो वो था प्रथा थी उसे हटाया गया और ये जो लड़कियां थी इनको रीमैरिज के लिए भी जो है इनके लिए भी आवाज उठाई, ठीक है। तो विद्यासागर जो थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन वॉइस थे विडो रीमैरिज के लिए, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे जो रिजिड हिंदू कस्टम से उनके खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा इनके बारे में, ठीक है, क्या क्या वुमेन्स जो है सफर कर रही हैं और जो भी विडोज थी उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराया, घर प्रोवाइड कराया, उन्हें सपोर्ट किया, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटिशन भी भेजा कि जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो पास किया जाए, ठीक है। तो वो जो रीमैरिज एक्ट है वो पास हुआ 1856 में। और वो हमेशा बिलीव करते थे कि कभी भी हमारी जो वुमेन्स हैं उनका अपलिफ्टमेंट नहीं आ पाएगा अगर वो एजुकेशन नहीं होगी, उनके पास डिग्निटी नहीं होगी, उनके पास लीगल राइट नहीं होंगे और जो कस्टम्स ऑपरेशन हो रखे हैं उनके ऊपर पहले से, वो हटाए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। अब हमारे आती हैं ज्योतिबा फुले एंड सावित्री फुले, ठीक है। इनके बारे में आपने सुना ही होगा, ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत आवाज उठाई और ये मोस्ट एंड फर्स्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। सावित्री फुले जो थी फर्स्ट फीमेल टीचर मानी जाती हैं और इन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ी वो, ठीक है। जो भी ऐसे कास्ट के कहते थे लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, दलित जो गर्ल्स होती हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उन्होंने जो विडोज थी उन्हें भी एजुकेट किया और जो दलित गर्ल्स थी उन्हें भी एजुकेट किया, लोअर कास्ट वुमेन थी उन्हें भी एजुकेट किया और उन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल को ओपन किया 1848 के अंदर, ठीक है। तो प्लीज इस डेट को याद रखना, आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर। 1848 के अंदर फर्स्ट गर्ल्स जो स्कूल था वो ओपन हुआ था। किसने ओपन किया था? सावित्री बाई फुले जी ने ओपन किया था, ठीक है। अब आती है हमारी ज्योतिबा फुले जी, ठीक है। इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट किया था और जो भी चाइल्ड मैरिज है या फिर कास्ट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, नीचे कास्ट को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, उसको ओपोस्ट किया, उसे हटाने की कोशिश करी, ठीक है। उन्होंने विडो रीमैरिज को भी एनकरेज किया। ऐसा नहीं है कि एक ही जने ने सारे एक एक को लिया, बहुत सारे लोगों ने हर एक मुद्दे पे आवाज़ उठाई, जब जाके वो मुद्दे हटाए गए, उन मुद्दों के बारे में सोचा गया, ठीक है। और इनका जो काम था, उन्होंने वुमेन्स को एक्सेस पहुंचाया एजुकेशन का, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का भी क्या बने, फाउंडेशन बने, ठीक है। एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ज्योतिबा फुले जी और सावित्री बाई फुले जी की भी बात आपको समझ में आ गई, ये कितने इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। परियार, ठीक है। अब परियार कहा जाता है, देखो तमिल के अंदर ना ये जो ईवी रामास्वामी थे, इनका जो ये असली नाम है, ठीक है। बट इनको जो है परियार या फिर थंथाई कहा जाता था। थंथाई मतलब फादर या फिर परियार मतलब जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं उन्हें कहा जाता था। तो तमिल के अंदर वो कहा जाता था इन्हें परियार, ठीक है। तो ये वुमेन्स राइट के लिए साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने डिमांड करी थी इन सब चीज़ों की। तो परियार जो थे वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़े तमिलनाडु में वुमेन्स के लिए, ठीक है। उन्होंने डिमांड किया वुमेन्स के लिए जो भी डाउरी है, जो भी ये दहेज वहेज है वो खत्म हो, कास्ट ऑपरेशन खत्म हो, ठीक है। राइट एजुकेशन मिले और डिवोर्स का भी राइट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन के पास डिवोर्स का राइट हो, सबके पास वुमेन के पास भी डिवोर्स का राइट हो, ठीक है। प्रॉपर्टी फॉर डॉटर्स, ठीक है। जब एक पापा होते हैं, ठीक है, उनके दो बच्चे हैं, लाइक
एक है लड़का एक है लड़की। तो लड़की की शादी कर देते हैं, वो चली जाती है अपने घर, ठीक है। और जो लड़का है उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है पापा की, लड़की को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो प्रॉपर्टी लड़की को भी, डॉटर को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। इक्वल मैरिज राइट्स होनी चाहिए, और ये जो पैट्रियार्की बनी हुई है ना मेंस की, उससे फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ये परिवार इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि इन्होंने जो डीप रूटेड कस्टम थे ना, ये सारे बहुत ज्यादा डीप रूटेड, आज तक जो चलते आ रहे हैं अभी भी, ठीक है, उनको जो है चैलेंज किया था। और इन्होंने रेडिकल इक्वलिटी की डिमांड करी थी वुमेन्स के लिए, ठीक है। परियार ने ये कहा था, परियार जी ने ये कहा था कि जो वुमेन है वो मैन को सर्व करने के लिए नहीं बनी है, ठीक है। उनका जो जन्म हुआ है वो इक्वली हुआ है जैसा मैन का हुआ है, वो हमने पहले यूनिट के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। और इन्होंने जो साउथ इंडिया के अंदर वुमेन्स कॉन्शियसनेस था उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया। उनकी जो मूवमेंट से, उनके जो जितने भी इन्होंने किए थे, उन सब की ने जो वुमेन्स कॉन्शियसनेस थी उसको बढ़ावा दिया था, ठीक है। सिक्स टॉपिक आता है, अब तक हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए, और सबके हमने पीवाईक्यूज भी अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। सिक्स टॉपिक इज वुमेन्स ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, ठीक है। अब इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे वुमेन ग्रुप्स से ऑर्गेनाइजेशन थी? तो फर्स्ट इज AIWC, ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, जो कि 1927 में थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसको मार्गरेट कजिन्स एंड अदर वुमेन लीडर्स ने ढूंढा था 1927 में। और ये इनिशियली फोकस करा था इसने वुमेन्स एजुकेशन के लिए, और ये धीरे धीरे लीगल एंड सोशल रिफॉर्म की तरफ भी एक्सपेंड हुए थे। मतलब स्टार्टिंग हुई थी वुमेन्स को एजुकेशन मिले उससे, ठीक है। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कैंपेन्स किए थे चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, और ये सारी मतलब चीज़ें करी थी, ठीक है। ये आप पढ़ भी सकते हो, और इसे स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहो तो, ठीक है। हिंदू कोड बिल जो है ड्राफ्ट हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो पाए वुमेन्स का, उसको प्रमोट किया था, ठीक है। गर्ल्स स्कूल्स और लाइब्रेरीज को क्रिएट किया था, उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये फर्स्ट नेशनल प्लेटफॉर्म था जहां पर जो वुमेन्स के जो इश्यूज थे वो डिस्कस होते थे कलेक्टिवली, ठीक है। और इसने मॉडर्न इंडियन वुमेन्स मूवमेंट को बहुत ज्यादा शेप किया था, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सेवा जिसे कहते हैं, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये 1972 में फाउंड हुआ था। एला भट्ट ने इसको अहमदाबाद में फाउंड किया था। और ये ट्रेड यूनियन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पुअर वुमेन्स के लिए था। जैसे कि वेजिटेबल सेलर्स हो गए, या फिर होम बेस्ड वर्कर हो गए, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, इन सब का एक ग्रुप था, ये समझ सकते हो, ठीक है। इन सब की लिए आवाज उठाने के लिए ग्रुप था, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन इसका क्या क्या था? सो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था अनप्रोटेक्टेड एंड इनफॉर्मल जो वुमेन वर्कर्स थी, उनको क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। अलग अलग जगह पे जो भी वुमेन्स काम कर रही है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके लॉ, उनके सुनवाई हो, और उनको अच्छे से इक्वल वेज मिले, ठीक है। उनकी इनको उनको सप्रेस ना किया जाए, उसके लिए कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और उन्होंने फेयर वेजेस के लिए, सेफ वर्क प्लेसेस के लिए क्या किया था? लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। और प्रोवाइडेड माइक्रो क्रेडिट एंड स्मॉल लोन्स, ठीक है। सारे लोग मिलकर स्मॉल लोन्स भी प्रोवाइड कराते थे वुमेन्स को, जिससे कि जो भी वो करना चाहती हैं वो कर पाए, ठीक है। अगर किसी वुमेन को हेल्प चाहिए तो सारे वुमेन्स मिलकर हेल्प करते थे। और सेवा बैंक भी क्रिएट हुई थी, ठीक है, फाउट फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड लीगल राइट्स, ठीक है। अब सेवा इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि जो वुमेन्स थी, जो वुमेन्स मूवमेंट था वो मिडिल क्लास रिफॉर्म हुआ था, ठीक है। जो भी वर्किंग क्लास वुमेन्स थी, वो उनको लेबर राइट्स मिले, ठीक है। और उनको जो इक्वल वेजेस मिले, और उनके मतलब वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं थी अब मैन के ऊपर, ठीक है। नारी मुक्ति संगठन, ठीक है, NMS बोलते हैं इसे, ये ग्रास रूट फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। जैसे बोलते हैं नारी मुक्ति संगठन, आपने ये कभी ना कभी सुना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था? ये जो था स्पेशली रूरल और बैकवर्ड रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता था, लाइक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ पर जो वुमेन थी वो अभी भी एजुकेटेड नहीं थी, और उनको अभी भी परेशान किया जाता था, ठीक है। लाइक इन्होंने पुअर, ट्राइबल या फिर दलित वुमेन को जो था बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, ठीक है। इनका जो मेजर वर्क था वो, जैसे घर में जो मेंस होते हैं, वो हस्बैंड जो होते हैं वो वाइफ को बहुत ज़्यादा मारते थे, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस होता था उनके साथ, ठीक है। और उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस को, अपनी वॉइस को राइज किया, ठीक है। और उन्होंने विच हंटिंग या फिर सुपरजिशन जैसे भी लोग होते, इनको अपोज किया, ठीक है। सुपरजिशन ये सब समझ गए होंगे, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया, ठीक है।
सेक्सुअल वायलेंस या फिर लोकल गवर्नेंस, ठीक है, जो भी पंचायत राज था उसमें भी हक दिलवाया किसको, वुमेन्स को, ठीक है, और लैंड राइट्स फॉर रूरल वुमेन्स, ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने लड़ी। ये सेम सेम चीजें हैं सबके लिए, और इन सब के लिए आवाज उठाई थी नारी मुक्ति संगठन के लिए। मेन आप याद रख सकते हो कि बैकवर्ड रीजन्स या फिर रूरल जो रीजन से वहां पर जो है इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, ठीक है। और एनएमएस जो था वो हाईलाइट दैट कास्ट प्लस क्लास प्लस जेंडर ऑपरेशन ओवरलैप, ठीक है, मतलब कि एक तो भाई तुम्हारी कास्ट भी किसी, अगर कोई लड़की है, ठीक है, उसकी कास्ट भी अगर लोअर क्लास है, ठीक है, और उसकी जो क्लास है वो भी लोअर है, ठीक है, और उनका जो जेंडर है वो भी वुमेन है, तो क्या होता था, ये ओवरलैप करते थे। पहले तो उन्हें कास्ट की वजह से, क्लास की वजह से जो है ऑपरेशन और जो भी चीजें थी वो झेलनी पड़ती थी, और फिर वो लड़की हैं उसकी वजह से भी चीजें झेलनी पड़ती थी। तो यहाँ पे डबल बर्डन आ जाता था उनके ऊपर, इसे डबल मार्जिनलिटी भी कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी ओवरलैप्स करती थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा झेलना पड़ता था। तो नारी मुक्ति संगठन ने इस चीज पर भी आवाज उठाई, ठीक है। तो कि सिर्फ वुमेन्स की आवाज उठे, इस आवाज के लिए नहीं हमें काम करना है। हमें जो लोअर क्लास के लोग हैं या फिर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी बात करनी है कि उनके ऊपर भी जो है गलत काम ना हो, उन्हें भी परेशान ना किया जाए, क्योंकि जो भी वुमेन अगर, ठीक है, उसको नहीं किया जाता तो लोअर क्लास को किया जाता है, तो उसके अंदर भी तो वुमेन्स होती हैं, तो उनके लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है। भारतीय स्त्री शक्ति बीएसएस जिसे कहा जाता है, ये एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन था जो वर्क करे थे सिंस 1980 से, ठीक है। इन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट को फोकस किया, लाइक लॉस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस से, ठीक है। इनकी जो मेजर एक्टिविटीज थी, उन्होंने जेंडर सेंसिटिव बहुत सारे ऐसे लॉस थे उनके लिए कैंपेन्स चलाए, लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है, जहाँ पे वुमेन्स को पढ़ाया गया, और काउंसलिंग करी डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स की, ठीक है, जो भी वहां से बची हैं उनकी काउंसलिंग करी, ठीक है, और वर्कशॉप ऑन लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, जिससे कि जो वुमेन्स है वो डिपेंडेंट ना रहे मेंस के ऊपर, ठीक है, और स्टडीज करी उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें करी थी, सेम टू सेम चीजें सब लोग कर रहे थे, बट हाँ सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वुमेन्स विंग्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये हमारी ऑलमोस्ट मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि वुमेन्स विंग्स ने बनाई थी, ठीक है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एग्जाम्पल लाइक हमारे सब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती हैं ये, ठीक है। महिला कांग्रेस, ठीक है, ये एक मतलब कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी पार्टी है राहुल गांधी जी की, ठीक है, उसके अंदर जो एक पार्ट है वो हमारा एक ये है महिला कांग्रेस, ठीक है, जो कि सिर्फ वुमेन विंग की बात करती है, ठीक है। भाजपा में भी है बीजेपी महिला मोर्चा, ठीक है। सीपीआई एंड सीपीआई वुमेन विंग्स है एक, डीएमके एंड एआईएडीएमके वुमेन विंग्स है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं वुमेन विंग्स के पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है। अब ये करती क्या है, तो ये मोबिलाइज वुमेन वोटर्स, ठीक है, वुमेन वोटर्स को जाती हैं वहां तक, उनको लाते हैं वोट करने के लिए, उन्हें बताते हैं कि आप भी वोट कर सकते हो, वोट करना कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के अंदर, उनको एंकरेज करती है पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। उनकी सेफ्टी, एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए इश्यूज को राइज करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो सब कर रहे होते हैं, ठीक है। इतना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ के अंदर वुमेन बहुत ज्यादा एंटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनकी हेल्प करती हैं पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ के अंदर लाने में, ठीक है। और ये एसेंशियल है बहुत ज़्यादा वुमेन्स मूवमेंट के लिए, ठीक है। कि अगर भाई अगर आपका पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनके अंदर ही अगर आपका कुछ रिजर्वेशन नहीं होगा तो आप कैसे आवाज उठाओगे, ठीक है। सो ये हमारे कुछ अभी क्या बोलते हैं क्वेश्चंस हैं जो कि हमें बताने हैं आपको, ठीक है, मेरे को आपको बताने हैं। तो स्टेट द रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन्स इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी रिवोल्यूशनरी वुमेन्स थी, ठीक है। तो देखो रिवोल्यूशनरी जो वुमेन्स है इंडिया के अंदर, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल जो है वो दिखाया है फ्रीडम के लिए, ठीक है, या फिर अर्ली वुमेन मूवमेंट्स के लिए भी, ठीक है। उन्होंने पेट्रार्की को चैलेंज किया है, उन्होंने कॉलोनिज्म को हटाया है, उन्होंने सोशल इनजस्टिस टुगेदर, मतलब कि जितने भी ये सारी चीजें थी तीनों को टुगेदर जो है चैलेंज किया है, ठीक है। फर्स्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेंस जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने ही सारी चीजें करी हैं। यहाँ पर वुमेन्स ने भी प्रोटेस्ट निकाले, बॉयकॉट करा, मार्चेस करे, सिविल डिसओबीडियंस किया, मूवमेंट्स करे, जिससे कि हमें जो फ्रीडम है वो मिल पाई, ठीक है। चाहे वो मैन से वुमेन्स को फ्रीडम मिल पाई या फिर जो ब्रिटिश थे उससे फ्रीडम मिल पाई, ठीक है। ब्रेकिंग जेंडर बैरियर्स, उन्होंने मतलब
जो बना रखा था ना बैरियर, जो उन्होंने पहले से कस्टम बना रखे थे कि घर के अंदर ही वुमेन्स रहेगी, उनको उन्होंने ब्रेक किया और वो पब्लिक लाइफ के अंदर आई, जहाँ पर उन्होंने जो सोसाइटी रिस्ट्रिक्टेड वुमेन्स एरियाज थे, ठीक है, उनको उन्होंने हटाया और वहां पर भी उन्होंने काम करके दिखाया, ठीक है। तो इस आंसर को अटेम्प्ट करना है कि आर्म स्ट्रगल के अंदर जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने, भिखाजी कामा ने, कल्पना दत्त, प्रीति लता वेडेदार, इन्होंने बहुत ज्यादा रोल जो था इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। लाइक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस मानी जाती है 1856 में रानी लक्ष्मीबाई जी, और बीकाजी कामा जो थी यूरोप के अंदर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ा था, ठीक है। कल्पना दत्त और प्रति वडेदार ये हमारी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट भी इन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्शन लिए थे, ठीक है। तो इनके बारे में आपको लिख कर आना है। फिर आपको लीडरशिप की बात करें तो अनी बेसंत जो कि होम रूल मूवमेंट में उन्होंने पार्ट लिया था, सरोजनी नायडू जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी थी, ठीक है। और फिर सोशल रिफॉर्म वर्क की बात करें तो बहुत सारी वुमेन्स थी, रिवोल्यूशनरी वुमेन्स थी, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज, डॉरी, पर्दा सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनके अगेंस्ट लड़ा था। अब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लाइक सावित्री फुले, ठीक है, और पंडिता रामाबाई, इन्होंने बहुत ज्यादा करेज दिखाया, ठीक है। फर्स्ट फीमेल टीचर बनी इन्होंने, फर्स्ट स्कूल भी ओपन किया था, और ये चैंपियन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड विडो अपलिफ्टमेंट भी बनी थी पंडिता रामाबाई, ठीक है। तो इतनी सारी वुमेन्स थी, जिन भी वुमेन्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप उनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट किया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिखाया फीमेल्स का, ठीक है, और लेगेसी बनाई, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिख कर आनी है, ठीक है। 10 मार्क्स में इतना बहुत होता है, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ सरोजनी नायडू इन रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब सरोजनी नायडू जो कि नाइटिंगेल मानी जाती हैं इंडिया की, ठीक है, वो एक पोएट थी, नेशनलिस्ट थी और स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थी, जिन्होंने वुमेन राइट्स के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, इंडिया के अंदर। सरोजनी नायडू जी का आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा, आई थिंक 10th में या 12th में आता था हमारे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया ऐसे करके, ठीक है। लीडर थी वुमेन सफरेज मूवमेंट में, ठीक है, उन्होंने राइट टू वोट के लिए इंडिया के अंदर इंटरनेशनली भी और इंडिया के अंदर भी फाउट किया। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर वुमेन्स को मोबिलाइज किया, ठीक है, और उन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। नॉन कॉपरेशन के अंदर नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, जो सॉल्ट सत्याग्रह था ना जो गांधी जी का, उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की 1925 में, ठीक है। और इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया था, मतलब इन्होंने बहुत बहुत सारे जो मूवमेंट्स है उसके अंदर काम किया था, ठीक है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल अपना था दिखाया था। एक्टिव इन द ऑल ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। सोशल इविल्स जो थे उसको अपोज किया, ठीक है, लाइक डॉरी, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, इन सबको भी अपोज किया। ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव बनी, ठीक है, उन्होंने जो फेमिनिस्ट जो मूवमेंट थे इंडिया के उसको ग्लोबली रिप्रेजेंट भी किया, ठीक है। इंडियन वुमेन ग्लोबली जो है उन्होंने अपनी जो वॉइस थी वो रखी थी, लाइक पोएट थी तो उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू या फिर जो आर्टिकल्स थे उनके थ्रू या फिर अपनी आवाज थी वो उठाई थी, ठीक है। ये सारी चीजें थी, और ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक और क्वेश्चन आया था, ये सारे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है भाई इस टॉपिक से, मतलब ये ना 2-3 टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं, तो मैंने इन 2-3 टॉपिक्स के बाद ये क्वेश्चन समझाया है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था 10 मार्क्स के अंदर, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया इन 19th एंड 20th सेंचुरी। तो आपको बताना था कैसे कैसे 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक कैसे मूवमेंट्स हुए, कैसे उनके अंदर बदलाव आया, वो सारी चीजें, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या चीजें हासिल करी, कौन कौन उसके अंदर हीरोज रहे। तो 19th सेंचुरी के अंदर जो रिफॉर्म फेज था जिसके अंदर सोशल इवील्स जो थे लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, विडो ऑपरेशन, इन सब के अगेंस्ट जो था वो चीज़ें हुई थी, ठीक है? इन सबको खत्म करने के लिए चीज़ें हुई थी, ठीक है? और इसके अंदर जो मेजर रिफॉर्मर्स थे, वो हमारे ये सारे थे, राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर जी, सावित्री बाई एंड ज्योतिबा फुले, परियार जी, इन सब लोगों ने इन सब चीज़ों के अगेंस्ट लड़ाई करी थी और जीत हासिल करी थी, ठीक है? तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप लिख के आ सकते हो, ठीक है? ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्वेश्चन का, आंसर का, ठीक है? अर्ली 20th सेंचुरी, अब नेशनलिस्ट फेज था यहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ पर सरोजनी नायडू जी, अनी बेसंत, कस्तूरबा गांधी, है ना, बीकाजी कामा, इन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल करी वुमेन्स के लिए, ठीक है। इन्होंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जो है राइज किया, मतलब कि पॉलिटिकल जो, अब भाई सती सती सिस्टम खत्म हो गया, पर्दा मूवमेंट खत्म हो गया, विडो को रीमैरिज के लिए राइट दिलवा दिए। अब पॉलिटिकल हमें रिप्रेजेंटेटिव दो, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर दो, हमें वोट करने का अधिकार दो, हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दो। तो उसके लिए प्रोटेस्ट हुए, मार्च हुए,
पिकेटिंग हुई, बॉयकॉट्स हुए। तो पिकेटिंग का मतलब होता है कि भाई बहुत सारी जो ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं जिनके बाहर जब लोग आके जो है प्रोटेस्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं पिकेटिंग। और जो प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं पिकेटर्स, ठीक है। अभी इंडिया गेट के बाहर भी प्रोटेस्ट होने वाला है, ठीक है, शायद आज ये 9 नवंबर को ही है कि जो दिल्ली के अंदर जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट होने वाला है, ठीक है। आवाज़ उठाने वाले हैं जो लोग हैं, तो पिकेटिंग कहते हैं उसे, कि सब लोग एक जगह आकर इकट्ठा होते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, या फिर जो भी प्रोटेस्ट करते हैं वो करते हैं, उसे पिकेटिंग कहते हैं, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, अब इंडिपेंडेंट हो गई भाई कंट्री, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, ठीक है, इक्वालिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म हुए। हिंदू सेसेशन एक्ट आया, ठीक है, सक्सेशन एक्ट आया, मैरिज एक्ट आया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, जिससे कि इन सबको लाया जा सके, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मैन और वुमेन के बीच में क्या हो, इक्वलिटी हो, ठीक है, और इक्वल एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन भी सबको मिल रहा हो, ठीक है। 1970s के ऑनवर्ड्स जो मॉडर्न वुमेन्स मूवमेंट्स हुए, अब बहुत सारी चीजें थी वो रह गई थी, लाइक रेप केसेस इतने ज्यादा हो रहे थे, है ना। तो उनके अगेंस्ट अभी तक हो रहे हैं वो, तो ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर लॉ ही नहीं है सही भाई। इतना टाइम लगा देते हो आप सुनवाई करने में, ठीक है, तो दिक्कत तो होंगी, ठीक है। और अभी तक जो दहेज प्रथा थी वो चल रही थी, तो उसके अगेंस्ट में मूवमेंट्स हुए, ठीक है, बहुत सारे लार्ज प्रोटेस्ट हुए डिमांडिंग लीगल रिफॉर्म फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, ठीक है। और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और एक्सपेंड हुई, लाइक एआईबीसी, सेवा, नारी मुक्ति संगठन, महिला मंडल, ठीक है, ये सब और एक्सपेंड हुए, ठीक है। फिर 1990s में जो कंटेम्पररी फेज बोलते हैं वो आया, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आई, लाइक 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया, जहाँ पर 33% रिजर्वेशन मिला वुमेन्स को पंचायत के अंदर, ठीक है, कि अगर 3 है तो उसमें से एक वुमेन का होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। दलित, ट्राइबल एंड रूरल वुमेन मूवमेंट्स आए, ठीक है, जहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लैंड राइट्स, वायलेंस एंड रिप्रेजेंटेशन, इन सब के अगेंस्ट पे लड़ाई करी, इन सब पे फोकस किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी 1990s में, जिसे कंटेम्पररी फेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा लॉ ला दिया जाए कि भाई वो जित इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, सब पर लगाया जाए, ठीक है। मतलब चाहे एक मतलब लॉ हो जो कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी राइट सबके लिए हो, और ना तो उसकी कास्ट देखी जाए, ना तो रिलीजन देखा जाए, ना तो कम्युनिटी देखी जाए, हर एक सिटीजन पे लगे, ठीक है। सो टुडे डिफरेंट रिलीजन फॉलो डिफरेंट पर्सनल लॉस, ठीक है। आज के टाइम पे हिंदू मैरिज एक्ट अलग लॉ फॉलो कर होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉस हैं, ठीक है, और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, ठीक है। ऐसे अलग-अलग एक्ट बनाए हुए हैं, अलग-अलग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं। बट एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए जो कि हर एक इंडिया के सिटीजन पे लगे, और चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो, किसी भी कास्ट का हो, ठीक है। तो इसके ये हमारा होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये अभी पूरी तरीके से नहीं आया है, बट हाँ, ये एम करता है कि ये सारे ये जो सेपरेट अलग-अलग लॉस है ना, इनको कॉमन कर दिया जाए हर एक के लिए, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वुमेन्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन है जहाँ पर जो पर्सनल लॉस हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन्स को, ठीक है, और इक्वली इनहेरिटेंस राइट्स उन्हें नहीं मिलते। जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, लाइक ट्रिपल तलाक जो कि पहले चलता था, बंद हो गया 2019 में, बट जो चलता था भाई, एक सांस में 3 बार तलाक बोल दिया, लड़की की ज़िंदगी खत्म भाई, उसको तो तलाक मिल गया, ठीक है? और वहाँ पे रीमैरेज का भी एक्ट नहीं है, तो आप रीमैरेज भी नहीं कर सकते। वहाँ पर जो मेन्स हैं उनको ज़्यादा पावर मिलती थी डाइवोर्स के अंदर, ठीक है? और वुमेन्स जो हैं वो डिपेंडेंट दिखाई जाती थी हमेशा मैन के ऊपर, ठीक है? ये तो भाई गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमेशा इंश्योर करेगा कि जो जेंडर जस्टिस है वो रहे, और हर एक के लिए इक्वालिटी रहे, ठीक है? बिफोर लॉ। एक हमारा 2 मार्क्स में पूछा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सप्लेन करो, तो ये रहा आपका आंसर, आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब 7th हमारा टॉपिक है शाह बन्नो केस, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, शाह बन्नो केस। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ना, ठीक है। और इसके ऊपर अभी एक मूवी भी आ रही है, इमरान हाशमी और यमी गौतम जो है, हक करके एक मूवी आ रही है, ठीक है। पता नहीं वो आए कि ना आए, कहीं उसे पास ही ना होने दें, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छी मूवी आने वाली है, अभी मैंने थोड़ा बहुत ही देखा था उसे, ट्रेलर देखा था आई थिंक। शाह बन्नो केस है, ठीक है। उसमें क्या था कि ना, एक
मैं आपको जल्दी से ब्रीफ बता देता हूँ। एक मुस्लिम वुमन, ठीक है, जिसको ट्रिपल तलाक दे दिया गया था उसके हस्बैंड के द्वारा, और फिर उसको मेंटेनेंस जो पैसे होते हैं वो भी देने से मना कर दिया था। तो शाह बनो ने केस फाइल किया था अगेंस्ट कि भाई मैं अगर मुस्लिम हूँ, ठीक है, तो मैं उसके साथ साथ इंडिया की एक सिटीजन भी हूँ, ठीक है। तो अगर आप मैं मुस्लिम होने की वजह से मुझ पे वो जो रूल्स हैं वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहे, मैं एक इंडिया की सिटीजन भी तो हूँ, तो मेरे पर भी वो रूल अप्लाई होना चाहिए और मेरे को भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं मैं उनको पाल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो कोर्ट ने उनकी सुनी थी, उन्हें प्रोवाइड किया गया था मेंटेनेंस, और उसके साथ साथ ये जो ट्रिपल तलाक हुआ था उसकी तरफ भी जो लोग हैं उनका अटेंशन आया था, और ये जो ट्रिपल तलाक है उसे भी बंद किया गया था, ठीक है। सो मतलब ऐसा केस था ये। सबअनो केस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स राइट इन इंडिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर नेशनल डिबेट भी थी जेंडर जस्टिस के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉज के, और नीड ऑफ लीगल रिफॉर्म की बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो इन ये सब चीजें क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या था इस केस का, तो 62 ईयर्स ओल्ड जो वुमेन थी, मुस्लिम वुमेन, इंदौर के अंदर, ठीक है, इंदौर के अंदर, शाह बानो, उनका ये केस था, ठीक है। अब ये जो शाह बानो थी ना इनके जो हस्बैंड थे वो थे मोहम्मद था, ठीक है। मोहम्मद अहमद खान, ठीक है। इसने क्या, ये भाई 2-3 इसकी पत्नियाँ थीं, शाह बानो भी एक थी उनकी, और उन्होंने भाई एकदम से उनको क्या दे दिया, इंस्टेंटली ट्रिपल तलाक दे दिया, एक सांस में 3 बार तलाक बोल दिया, और आफ्टर डाइवोर्स उन्होंने उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने से भी मना कर दिया। तो शाह बानो ने केस फाइल किया अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी कि ये जो मेंटेनेंस लॉ है वो हर एक रिलीजन के लिए है। मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, तो मुझे भाई मिलना चाहिए, ठीक है, मेंटेनेंस। तो ये सेक्शन ये कहता है कि हस्बैंड जो है वो पे करेगा मेंटेनेंस वाइफ को, और कभी भी मेंटेन जिससे कि अपने आप को वो मेंटेन कर पाए, ठीक है। और वाइफ हु कैन नॉट मेंटेन, ठीक है, अगर वो काम वाम नहीं करती तो उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और उनके बच्चे भी थे उनके साथ, तो मेंटेनेंस तो देना चाहिए, और आपने तलाक ही नहीं देना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। सेकंड इज कोर्ट जजमेंट क्या था 1985 में। तो देखो अब केस कब किया था भाई, एक मिनट देखूं तो, हाँ, केस किया था इन्होंने 2 ईयर्स थी 1885 में ही किया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सोचा कि भाई केस पहले किया था बाद में वो आ रहा है, ठीक है। कोर्ट जजमेंट 1885 में ही आया था। जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने ये किया था कि साबनो जो है उनको राइट टू मेंटेनेंस है, उन्हें मिलना चाहिए, और हस्बैंड जो है वो फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करेंगे, चाहे वो उन्हें डिवोर्स क्यों ना दे दें, ठीक है। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी ने अप्लाई किया सारे वुमेन्स के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग मुस्लिम वुमेन्स क्यों ना हो, सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम, ठीक है, कभी भी मेंटेनेंस जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं था। तो मुस्लिम पर्सनल जो लॉज थे वो नेसेसरी थे जेंडर जस्टिस के लिए, ठीक है, तो उन्हें भी रिफॉर्म किया गया, और ये बताया गया कि जो मेंटेनेंस है वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, तो वुमेन्स के लिए है, ठीक है, वुमेन्स की जो प्रोटेक्शन है उनके लिए है। तो दिस वाज प्रोग्रेसिव जजमेंट सपोर्टिंग वुमेन्स राइट, ठीक है, बहुत अच्छा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, है ना। पहले देखो सुप्रीम कोर्ट में तो कोई नहीं जाता, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में गए होंगे, वहां सुनवाई नहीं हुई होगी, फिर जाके ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, ठीक है। अब इस केस की वजह से ना बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है, क्योंकि जो ये ट्रिपल तलाक है ना, इस पे बात आई कि भाई ये ट्रिपल तलाक क्यों है, क्यों तुरंत भाई ऐसे तलाक दे दोगे आप, ये तो पूरा का पूरा जो डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे मैन, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये केस ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बताया गया अनफेयर है, और ये जो वुमेन्स बिना किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के छोड़ दी जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी का, और डिग्निटी का आर्टिकल 21, इसको ये क्या कर रहा था, वायलेट कर रहा था, ये जो ट्रिपल तलाक है, ठीक है। और जो ट्रिपल तलाक था वो फाइनली जो है अबॉलिश किया गया, वो नेशनल डिबेट बनी 2019 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और मुस्लिम वुमेन एक्ट आया 1986 में, ठीक है। जजमेंट निकाल दी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस मिलना चाहिए वुमेन्स को, ट्रिपल तलाक नहीं होगा। तो भाई जो कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने ये कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर कर रही है रिलीजियस लॉज के अंदर, ठीक है। अ, फिर क्या हुआ, कुछ हमारे कंजर्वेटिव ग्रुप से जिन्होंने इस डिसीजन का अपोज किया, ठीक है, और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, क्योंकि इंडिया के अंदर तो भाई सबकी सुननी पड़ती है, तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने पास किया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के अंदर, जिसके अंदर इस लॉ ने ये कहा कि जो हस्बैंड की जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसे इदादत पीरियड भी कहा जाता है, लिमिटेड होगा, और वो सिर्फ 3 महीने के अराउंड होगा, आपको इतना पैसे 3 महीने के अराउंड ही पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। जिससे कि जो मुस्लिम वुमेन्स है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिया था, वो उनके लिए जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए, ठीक है। मतलब कि आप किसी भी रिलीजन के हो तो आपको
मेंटेनेंस मिलेगा, बट अगर आप मुस्लिम वुमेन हो तो आपको अराउंड सिर्फ 3 महीने का मेंटेनेंस जो है वो मिलेगा। हस्बैंड जो है आपको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं लेंगे। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में आया, क्योंकि भाई गलत बात है ना। आप ऐसे तो तुरंत आपने एक तो तलाक दे दिया, फिर आप मेंटेनेंस भी नहीं प्रोवाइड करा रहे, उनके बच्चे भी आपने उनके साथ छोड़ दिए, ठीक है। व्हाई वाज इट पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल? अब ये पॉलिटिकली इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप ये कह रहे थे कि जो पर्सनल लॉ है वो हमारा रिलीजन का पार्ट है, ठीक है। वुमेन ग्रुप्स सेड गवर्नमेंट सैक्रिफाइस वुमेन राइट फॉर वोट्स, ठीक है। अब वुमेन ग्रुप्स ने ये कहा कि गवर्नमेंट ने ये जो वुमेन्स का जो जज आपने जो जजमेंट लिया था उसे सैक्रिफाइस कर लिया, क्योंकि आपको वोट्स चाहिए, ठीक है। आपको मुस्लिम ग्रुप से वोट्स चाहिए, तो आपने उसको सैक्रिफाइस कर लिया, ठीक है। वुमेन्स की जो राइट्स है उनको सैक्रिफाइस कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इशू को भी बहुत ज्यादा भाई उठाया, क्योंकि उन्हें सपोर्ट चाहिए, उन्हें वोट चाहिए। और इट रेज द डिबेट, क्योंकि शुड रिलीजन कंट्रोल पर्सनल लॉ और शुड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप या तो पर्सनल लॉज जो हैं वो उसे रिलीजन डिसाइड करेगा या तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा, आप बताओ, ठीक है। तो इस पे शाह बनो जो था वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना, और उसे बहुत ज्यादा फ्लैश पॉइंट मिला सोशली, ठीक है। देखो केस तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है ही, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो दोनों के बारे में सोचती है, अपने बारे में भी सोचती है कि भाई उसे वोट भी चाहिए, ठीक है, और ये भी सोचती है कि जो किसी के साथ गलत भी ना हो, ठीक है। तो उसने थोड़ा सैक्रिफाइस कर लिया था वुमेन्स के जो राइट्स थे उसके लिए, ठीक है, यहाँ पर। सो ये जो वुमेन मूवमेंट था उसको कैसे बूस्ट मिला इस केस से, ठीक है। तो इतने सारे जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने नेशन वाइड जो है प्रोटेस्ट किया। और ऐसा नहीं था ये जो केस था वो सिर्फ इंडिया के अंदर, वो बाहर से भी लोगों ने आवाज उठाई इसके लिए, ठीक है। उन्होंने यूसीसी डिमांड करी जेंडर जस्टिस के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उन्होंने डिमांड किया, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सारी वुमेन्स जो ग्रुप्स है वो यूनाइटेड हुए थे, ठीक है। और इन्होंने लीगल रिफॉर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड किया था, ठीक है। क्योंकि जो ये जो वीकनेस है पर्सनल लॉज की वो हाईलाइट हुई थी इस टाइम पर, ठीक है। क्योंकि पर्सनल लॉज या तो आप रिलीजन के बेस पे कंट्रोल करवा लो, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे कंट्रोल करा लो। अगर आप रिलीजन के बेस पे कंट्रोल करवा रहे हो तो वुमेन्स को तो अच्छे से राइट्स ही नहीं मिल रहे। तो ये दिखाया कि कितने वीक हैं जो रिलीजन्स लॉज हैं, जितने पर्सनल लॉज हैं, रिलीजन लॉज अगर आप तरीके से कंट्रोल करते हो तो कितने वीक हैं, ठीक है। इन्होंने कास्ट, क्लास, रिलीजन, ऑपरेशंस को सबको एक साथ एक्सपोज़ किया, ठीक है? सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये जो साबन्नू केस है, आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया होगा, सबको आपको क्लियर होगा, ठीक है? तो 10 नंबर में आया था क्वेश्चन एनालाइज़ करो साबन्नू केस को और उसके इम्पैक्ट को। तो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा दिया साबन्नू केस है क्या, एनालाइज़ करके बता दिया, उसका इम्पैक्ट भी बता दिया कि कैसे बूस्ट मिला था वुमेन मूवमेंट को इन इंडिया के अंदर, ठीक है? अब आता है हमारा डिस्क्राइब कंटेम्परेरी मूवमेंट ऑफ द 1990s। तो मैंने कंटेम्परेरी मूवमेंट आपको बताया था ऊपर जो आया था 1990s के बाद जो कंटेम्परेरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जहां पर एंटी ड्यूअरी और एंटी रेप अगेंस्ट जो आवाज उठाई गई थी, क्योंकि ये सब चीजें अभी भी हो रही थी, ठीक है। और जो सेवा ग्रुप था, ठीक है, जो सेवा बैंक थी, जो है ना, वो भी एक्सपेंड हुई वर्किंग क्लास के लिए, पुअर के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स के लिए, ठीक है। और प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस राइट्स वुमेन डिमांड किए गए कि इकोनॉमिक राइट मिले वुमेन्स को, जिससे कि वो फाइनेंशियली मेंस पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। और वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इंक्रीज हुआ, 33% रिजर्वेशन मिला पंचायत राज के अंदर, ठीक है, 1992 से 1993 के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा कंटेम्परेरी मूवमेंट, मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, 2 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दलित वुमेन एंड डबल मार्जिनलिटी। मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था, पहले तो वुमेन भाई, एक तो वुमेन है इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं उनके साथ, ठीक है। और फिर वो दलित हैं, वो लोअर क्लास की हैं, तो और उन्हें जो है वो परेशानी झेलनी पड़ती है, और उन्हें जो वायलेंस है वो झेलना पड़ता है। तो ये इसे कहा जाता है डबल मार्जिनलिटी। तो हम इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दलित जो वुमेन होती है ना, उन्हें मल्टीपल लेयर्स ऑफ ऑपरेशन जो है झेलने पड़ते हैं। पहला तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कि अपर कास्ट के द्वारा होता है, और फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो कि मैन और अपर कास्ट दोनों कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो झेलती हैं, इस वजह से जो दलित वुमेन है वो एक्सपीरियंस करती हैं जिसे कहते हैं डबल मार्जिनलिटी, ठीक है। तो और इस वजह से उनके पास ट्रिपल बर्डन भी आ जाता है। बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि डबल नहीं ट्रिपल बर्डन भी आ जाता है, कि कास्ट, क्लास और जेंडर तीनों की चीजें आ जाती हैं उनके पास, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, जो भी हमारी दलित वुमेन होती हैं वो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन ये झेलती हैं कि अपर कास्ट जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो परेशान करते हैं, और डोमिनेंट कास्ट जो है वो मैन की है, ठीक है। और
बहुत सारे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस, अछूत की ये सब चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो बहुत सारे टेम्पल्स है, बहुत सारे कम्युनिटी ऐसी स्पेसिस होती हैं, ऐसे माना जाता है कि एक कुएं से जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो पानी नहीं ले सकते, अगर उन्होंने पानी ले लिया तो वो उन्हें पूरा कुआं साफ करना पड़ता था, और अपर कास्ट के लोग उससे पानी ले सकते हैं, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था कि जो पूरा का पूरा पैट्रार्की थी वो हमारी अपर कास्ट की थी, ठीक है, उसमें भी मैन की थी, ठीक है। तो जो दलित मैन थे वो भी अपनी कम्युनिटी में रहते थे और बाहर नहीं निकल पाते थे, क्योंकि जो अपर कास्ट के जो लोग थे उनकी पैट्रार्की सोसाइटी बनी हुई थी, ठीक है, एक ऐसा एरिया बना हुआ था जिसके अंदर सिर्फ अपर कास्ट की चलती थी, ठीक है। और इक्वेलिटी कैसे, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन नहीं मिलती थी, है ना। इनइक्वालिटी कैसे, ठीक है, अर्ली मैरिज करवा दी जाती थी, डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली डिसीजन में कोई भी उनकी बात नहीं मानी जाती थी, ठीक है। ये तो ऊपर मैंने बताया कि कैसे दलित वुमेन पैट्रियार्किकल कंट्रोल सिस्टम में परेशानी झेलती थी, और फिर जेंडर इनइक्वालिटी कैसी थी घरों के अंदर भी, ठीक है। अब वायलेंस और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता था, ठीक है, जो हमारी दलित वुमेन थी उनके साथ कैसे ये सारी चीजें होती थी। तो सबसे पहले तो देखो, जो पुअर थे, जो दलित थे और जो वुमेन थी, उनको हमेशा ये हाईएस्ट लेवल ऑफ वायलेंस जो है वो झेलना पड़ता था, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ वायलेंस होते थे, जो अपर कास्ट मैन थे वो रेप कर देते थे भाई लोअर क्लास वुमेन्स का जो उनका काम करती थी, और उन्हें पुलिस वायलेंस भी देखना पड़ता था, उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट देखना पड़ता था जहां पर भी वो काम करती थी, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऐसे था कि जो लोअर क्लास थे उनके पैसे बहुत कम मिलते थे, उन्हें कोई भी जमीन नहीं मिलती थी, उनके पास कोई भी ओनरशिप नहीं थी किसी भी रिसोर्स की, और उन्हें बिना बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था, उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते थे, बस उन्हें खाना दे देते थे, ठीक है। क्योंकि खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएँगे, और मर जाएँगे तो काम कैसे करवाएँगे? ये भी भाई इसके लिए दे देते हैं, ठीक है। अब डबल मार्जिनलिटी कैसी थी, क्योंकि कास्ट ऑपरेशन और जेंडर ऑपरेशन दोनों झेलना पड़ रहा है, तो वुमेन्स जो हैं वो अपनी जेंडर की वजह से, अपनी कास्ट की वजह से, दोनों की वजह से डिसएडवांटेजेस में थी, ठीक है। अ इनिशिएटिव बाय दलित वुमेन्स ग्रुप्स, तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएट हुए, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन थी दलित वुमेन्स ने वो बनाई, जैसे कि दलित वुमेन कलेक्टिव, है ना, नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वुमेन, भीम महिला संगठन, सारे मेजर ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है, जैसे कि ये सारे ग्रुप्स है संगठन फॉर दलित वुमेन, ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच मंच, ठीक है। तो ये सारे वुमेन ग्रुप्स है जिन्होंने काम किया लीगल अवेयरनेस पे और हेल्प फॉर सेक्सुअल वायलेंस केसेस पे, ठीक है। लैंड राइट्स कैंपेन्स फॉर दलित वुमेन, एजुकेशन स्कॉलरशिप, इन सब पर काम किया, ठीक है। तो जिससे कि दलित वुमेन जो हैं वो भी अपलिफ्ट हो पाए, ठीक है। अब दलित फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ दलित पैट्रार्की, ठीक है। अब ये जो दलित फेमिनिस्ट थी कैसे इतनी परेशान थी दलित पैट्रार्की से, देखो, दलित फेमिनिस्ट हमेशा आर्ग्यू करती थी कि जो दलित मैन है वो हमेशा वो भी प्रैक्टिस करते थे पैट्रार्की की, ठीक है। पैट्रार्की हमने पढ़ा था पहले कि जहां पर एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ जो मैन है वो ही राज करते हैं, उनकी बात होती है, वुमेन्स की कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो जो दलित मैन थे ना, जो लोअर कास्ट के भी जो मैन थे, वो भी पैट्रियार्की को फॉलो करते थे कि भाई एक तो भाई आपकी बाहर भी नहीं चल रही, देश के अंदर भी नहीं चल रही, और घर के अंदर भी जो है आपकी नहीं चल रही, वहां पर भी मैन राज कर रहे हैं, ठीक है। दलित मैन ऑफ्टन डोमिनेट वुमेन विद इन देयर होम एंड कम्युनिटी, इसके अंदर भी वो हमेशा जो है डोमिनेट करते थे। इश्यूज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, एल्कोहलिज्म, कंट्रोल ओवर वुमेन मोबिलिटी एग्जिस्ट इनसाइड दलित फैमिलीज, इनके अंदर भी ये जो इश्यूज थे, बाहर तो थे ही, बट अंदर फैमिलीज के अंदर भी ये इश्यूज थे, ठीक है। उन्हें मारते थे, उन्हें उनके आने जाने पर जो है वो रोक लगा दिया जाता था, ठीक है। और दलित वुमेन जो थी कभी भी अपनी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो कभी भी उनका जो प्रॉब्लम था कास्ट स्ट्रगल, उससे वो सॉल्व नहीं कर पाई, ठीक है। जेंडर जस्टिस मस्ट बी एड्रेस विद इन द दलित कम्युनिटी ऑल्सो, ठीक है। अब जो जेंडर जस्टिस है वो दलित कम्युनिटी में भी आना चाहिए था, ठीक है। आपने बाहर पूरे देश के अंदर सॉल्व कर लिया, बट ये जो दलित फेमिनिस्ट क्रिटिक है, ये जो दलित कम्युनिटी है उसके अंदर भी ये चीज आनी चाहिए। तो दलित फेमिनिज्म जो है चैलेंज दोनों अपर कास्ट डोमिनेंस, दोनों उससे भी परेशान थी, पैट्रार्की जो थी उनके दलित कम्युनिटी के अंदर उससे भी परेशान थी, ठीक है। तो इतनी परेशानी दलित वुमेन्स को झेलनी पड़ती थी। मतलब आप खुद ही सोचो, अभी तो हाँ, इतना मॉडर्न ज़माना हो गया है, बट पहले की अगर आप बात सोचो तो कितना परेशानी है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी परेशान कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है? आपके साथ रेप कर दे रहे हैं भाई, ठीक है? आपको हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है, और फिर जब आप घर में आते हो, तो घर में भी जो आपके आपके जो हस्बैंड्स हैं, ठीक है? जो मैन हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है? वो आपको मार रहे हैं, वो दारू पी के मार रहे हैं, ठीक है? और कंट्रोल कर रहे हैं, आपके आने-जाने पर भी कंट्रोल कर रहे हैं, आपको क्या पहनना है उस पे कंट्रोल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हो आप उस पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो कितनी दिक्कतें हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ना आपको रियलाइज़
होनी चाहिए। जब तक आपको ये रियलाइज़ नहीं होगी ना, जब तक आप एग्ज़ाम के अंदर इसे अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करके आ पाओगे, ठीक है? और आपको जो इस समय जो फ्रीडम मिली हुई है ना, उसको उसके लिए ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करो, ठीक है? हमारे 2 क्वेश्चन आए थे कि डिस्कवर हाउ डू दलित वुमेन एक्सपीरियंस डबल मार्जिनलिटी, तो आपको ये समझा कर आना था, मैंने ये समझा भी दिया है। देखो ऊपर ये है कि ये रहा, ठीक है? ये जो दोनों है ना, डबल मार्जिनलिटी और ये जो इनिशिएटिव बाय वुमेन्स ग्रुप्स और ये जो वायलेंस इकोनॉमी, ये सब इसके अंदर ही आ जाएगा। इसके अंदर आप अपने आप अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है? दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दलित फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ दलित पैट्रियार्की डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो देखो ये मैंने दलित फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ दलित पैट्रियार्की के बारे में अच्छे से समझाया है। प्लीज आप इसको लिख कर आ जाना, ठीक है? और आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल भी लिख कर आ सकते हो, लाइक अपर कास्ट डोमिनेंस का, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कुएं वाला, कि कुआं है और उसके अंदर भाई पानी नहीं लेने देते, ठीक है? और आप कोई और एग्जांपल दिला सकते हो, जैसे कि कोई फार्मर है बड़े अपर कास्ट का, तो वो उनसे फ्री में काम करवाता है, उन्हें बंधुआ मजदूर बनवा दिया है, ठीक है? और यहाँ पर हमारी जो यूनिट है भाई खत्म होती है, ठीक है? हमने बहुत अच्छे-अच्छे इसके अंदर टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है? और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है पीवाईक्यू जो मैंने इसके अंदर छोड़ दिया। सारे पीवाईक्यूज़ मैंने आपके करवाए, चाहे वो लेंथी थे, चाहे वो कैसे भी थे, मैंने आपको सारे पीवाईक्यू करवाए। चाहे वीडियो बड़ी क्यों ना हो जाए, जो मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं एक मतलब आपके लिए रिसोर्स बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा दिया आपका, ठीक है? जो भी टॉपिक्स थे बहुत अच्छे से आपको समझा दिए। जो भी हमारे हीरोज़ थे, ठीक है? जो जिन्होंने ये मूवमेंट्स को भाई किया और वुमेन्स को ये जो चीज़ें हैं वो दिलवाई, ठीक है? राइट्स दिलवाए, वो वही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मूवमेंट्स कब हुए, लाइक फर्स्ट जो मूवमेंट था सैनिका फॉल वाला, वो था हमारा 1848 के अंदर, ठीक है? फिर 1920 के अंदर उन्हें वोटिंग राइट मिला जब 19th अमेंडमेंट आया यूएसए के अंदर, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? सरोजिनी नायडू कितनी इम्पोर्टेंट थी इंडिया के अंदर, ठीक है? वो फर्स्ट गवर्नर भी थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, वुमेन प्रेसिडेंट फर्स्ट, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सावरनों का जो केस है, एक मूवी भी आने वाली है हक, ठीक है? आप उसको एक बार देखना, गो थ्रू करना, उसे देखना एक बार, ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ें ना पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी आपको समझने में। तो अगर आपको आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ऐसा अमेजिंग कंटेंट देखते रहना है, ठीक है? सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? और हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हम अब यूट्यूब के साथ-साथ हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको जो बड़े-बड़े टॉपिक्स होते हैं बहुत सिंपल वे में आपको छोटी वीडियो के अंदर आपको समझा देते हैं और आपको जॉब अपडेट्स के बारे में बताते हैं, हैकेथॉन अपडेट्स के बारे में बताते हैं, इंटर्नशिप अपडेट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है? और आप हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट के जो भी हमने यूट्यूब पे कराया हुआ है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी प्लीज़ जॉइन कर लेना अगर आपको हमारे साथ अपडेटेड रहना है, ठीक है? जो भी कंटेंट का अपडेट होता है, वो वहीं पर आता है या फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, ठीक है? पोल वगैरह करता हूँ, तो आपको वहाँ पर भी प्लीज़ हमें फॉलो कर लेना है। सब जगह फॉलो कर लो यार, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है? आप हमसे कनेक्टेड रहोगे, हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना जहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लाओ।